हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वे ऑप्टिक्स सब कुछ कवर कर लेंगे। अच्छा, जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं या फिर हमारे चैनल पे आए उन्हें बता दूं मैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कंप्लीट हमारी सीरीज चल रही है। केमिस्ट्री में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस सारे यूनिट के मतलब सारे चैप्टर्स के कवर कर चुके हैं। इसके अलावा फिजिक्स की बात करें तो भैया हमने 500 ऑब्जेक्टिव्स कवर कर चुके हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। इसके अलावा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 भी हमारी कवर हो चुकी है। यूनिट नंबर 5 बची हुई है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे, छोटी सी यूनिट है हमारे पास। इस तरीके से कंप्लीट सीरीज हमारी चल रही है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी सुपर पीडीएफ है, जिसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर मिल जाएंगे और हर एक चैप्टर के मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे परचेस करना है, आप लोग एडुस्टेट ऐप पे आइए, एडुस्टेट ऐप पर आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इस ऐप की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ पे जाके ये रही फिजिक्स की पीडीएफ, इसे आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ, यहाँ पे प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे हैं भैया, डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वाई ऑप्टिक्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर कॉन्जुगेट फोकाई। ठीक है, फोकाई बोल दो या फोकी बोल दो, एक ही बात है। क्या होती है भैया, बोर्ड 2023 में आ रखा क्वेश्चन, 17 में आ रखा है, 15 में आ चुका है। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है और आप लोग बोल रहे हो हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, या काय का सिलेबस कवर हुआ आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है कॉन्जुगेट फोकाई। द कॉन्जुगेट फोकाई कैन बी डिफाइंड एज द पेयर ऑफ टू सच पॉइंट्स दैट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पेयर ऑफ टू सच पॉइंट्स placed on the principal axis of any length, the object placed at the point, the image should be formed at the perfectly interchangeable point. हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसलिए हमने लिखा है द पेयर ऑफ टू सच पॉइंट्स। अब ये कहां पे प्लेस्ड है भैया, तो ये होंगे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस किसकी, किसी भी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हो सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स लेना है हमें, ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए। कहां पे लिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे। किसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसी भी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब बोला ये जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि अगर आप लोग यहां पे अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहां पे इमेज मिलेगी, और अगर आपने आपका ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड किया तो आपकी इमेज यहां पे कहीं पर मिलेगी। ऐसे दो पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इफ द लोअर हाफ ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद एन ओपेक मटेरियल। क्या बोला जा रहा है भैया, हमसे हमसे बोला यह जा रहा है कि हमारे पास हमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट होगा इमेज पर, जो कि किसके द्वारा बनी गई है, कॉनकेव मिरर के द्वारा बनी गई है। अगर अगर उस कॉनकेव मिरर का हम आधा पार्ट, या फिर बोल सकते हैं लोअर पार्ट जो होगा, नीचे का जो हिस्सा होगा, ठीक है, कंप्लीट हमारे पास मिरर है, उसका आधा हिस्सा अगर हम लोग क्या करें, आधा हिस्सा हम लोग किसी ओपेक मटेरियल से, किसी भी चीज से ढक दें। ये मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, इसका हमने आधा हिस्सा ढक दिया, आधा बचा हुआ है, तो वो जो आधा होगा ना, आधा भी आपकी कंप्लीट इमेज बना देगा। तो आपको आपको क्या देखने को मिलेगी, कंप्लीट इमेज देखने को मिलेगी। चाहे उसको पूरा रखो, चाहे आधा ढक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंप्लीट इमेज आपको देखने को मिलेगी। अ फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिल बी फॉर्म्ड, द इमेज इज नॉट कट ऑफ। ठीक है, आपने उसको आधा ढक दिया, ऐसा मत सोचना कि भैया अब आधा मिरर बचा है तो आधी इमेज दिखेगी, नहीं भैया, पूरी इमेज दिखेगी। लेकिन 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 इंटेंसिटी का क्या, द इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस आप लोग बोल सकते हो, द इंटेंसिटी द इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी हाफ। हाँ भैया, जैसे आप कंप्लीट मिरर की बात करो तो वहां पे आपको जो इमेज दिख रही थी, ठीक है, कंप्लीटली ब्राइट इमेज दिख रही थी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वैसे ही आपको अच्छे से इमेज दिख रही थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर आपने यहाँ पे किसी ओपेक मटेरियल को रख दिया है, तो इस वजह से आधे हिस्से में तो आपको जो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो आधी हो जाएगी। मतलब जितना ब्राइट वो दिख रहा था, वो ब्राइटनेस आपकी आधी हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, which decrease the amount of light reflected to form the image। ठीक है, बात समझ में आई भैया, आपने उसका सरफेस को आधा कर दिया, इस वजह से रिफ्लेक्शन की जो लाइट पड़ने वाली थी वो भी डिक्रीज हो गई है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। 2024 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स obliquely from optically rare medium to optically denser medium, what will be the effect on the velocity and frequency of the light? अगर हमारे पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी इस तरफ, सीधी जानी चाहिए थी। एक काम करता हूं, अच्छे से बना ही देता हूं भैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपके पास ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे आपके पास डेंसर मीडियम है। आपसे बोला जा रहा है भैया कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से आई, डिंग 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 यहाँ पे आई, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये क्या हो गई, थोड़ी सी बैंड हो गई, ठीक है, इस तरीके से ये बैंड हो गई। तो बैंड होने की वजह से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, लाइट का। पहली बात ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की और फ्रीक्वेंसी की, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, लेट्स सपोज v1 थी, और यहाँ पे डेंसर मीडियम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट की जो स्पीड थी वो v1 थी, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई इसकी, v2 हो गई, ठीक है। तो v1 जो होगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम जो कि v2 है, ठीक है। डेंसर मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई कि वेलोसिटी या फिर स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल डिक्रीज इन द डेंसर मीडियम। सेकंड बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है भैया वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स, नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाइट की, ठीक है, उस सोर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम किस किस पे डिपेंड करता है भैया? तो पहला है नेचर का, कौन से नेचर की आप बात कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर फॉर द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसके अलावा कलर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम, किसके लिए मैक्सिमम होगा, वॉयलेट लाइट के लिए मैक्सिमम होगा, और मिनिमम किसके लिए होगा, रेड लाइट के लिए होगा। इसी के साथ टेम्परेचर की बात करें तो हाँ भैया टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर आप अगर इंक्रीज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है, आपसे 2 पूछे तो 2 लिख के आ जाना एग्जाम में, कोई से भी 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा मुझे याद आया कुछ चीज आपके लिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, भैया आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना, क्योंकि जब मैं डेरिवेशंस कराऊंगा तब आपको कुछ चीजें नोट डाउन कराऊंगा मैं, तो आप लोग नोट डाउन करके रखना। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है बस एक कॉपी और पेन लेके बैठो। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने काफी कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। सोफे पे लेट के पढ़ना है लेट के पढ़ो, बेड पे लेट के पढ़ना है लेट के पढ़ो, ठीक है, भागते भागते पढ़ना है भागते भागते पढ़ो जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मिनट आप लोग यहाँ पे वेट करेंगे, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, ओके ओके ओके, चार्जिंग भी हो रही है, वेरी गुड। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाई इज द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर? जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो लाल कलर में ही क्यों होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जहां पर भी आप जाते हो खतरनाक जगह पर, हिली एरिया में जाते हो या फिर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में, डेंजर सिग्नल्स होते हैं कि भैया आप गाड़ी या फिर वाहन को धीरे चलाओ, ठीक है। इस प्रकार से जो बना हुआ होता है कि डेंजर का सिग्नल बना हुआ होता है, वो रेड कलर में क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है रेड कलर यूज करने का? तो इसका रीजन बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेड लाइट जो होती है उसकी सबसे ज्यादा या फिर सबसे हाईएस्ट, ठीक है, या फिर लॉन्गेस्ट बोल सकते हो आप लोग, वेवलेंथ होती है। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है? तो बोलेंगे रेड कलर की होती है, ठीक है, जो कि इन द विजिबल स्पेक्ट्रम की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर सेकंड बात आती है भैया यहाँ पे कि द कलर विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, द कलर विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब रेड कलर की यहाँ पे बात हो रही है। रेड कलर अंडरगोज द मिनिमम स्कैटरिंग। अब जो रेड कलर होगा वो कम से कम स्कैटर करेगा, लाल कलर जो होगा भैया वो कम से कम स्कैटर करेगा। स्कैटर करना मतलब तितर बितर नहीं होगा। पता चल रहा है आपने ऐसा कोई सा कलर यूज कर लिया जो कि क्या हो जाए, वो जो स्कैटर कर जाए, लाइट पड़ते ही वो स्कैटर हो जाए, मतलब तितर बितर हो जाए। तो आप जैसे हमने ब्लू कलर होता है, अपने आसमान का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग शो करता है, ठीक है, पूरे आसमान ब्लू कर देता है वो। इसी प्रकार से रेड कलर जो होता है वो कम से कम स्कैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, सो 2 कारण समझ में आए कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से ये कम से कम स्कैटरिंग शो करता है। ओके, अब इससे क्या होगा भैया, इन 2 पॉइंट से क्या होगा, 2 पॉइंट से आपका कंक्लूजन ये निकलेगा, कंसिक्वेंटली रेड लाइट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो,
आपने जो बोला है ना कि रेड लाइट, रेड कलर जो होता है वो डेंजर सिग्नल होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि रेड कलर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, चाहे फॉग की बात करो चाहे स्मोक की बात करो, विदाउट स्कैटरिंग एंड रिमेन क्लियरली विजिबल फ्रॉम फार अवे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये स्कैटर कम होगा, मतलब ना के बराबर स्कैटर होगा, और क्या कर पाएंगे हम इसे क्लियरली विजिबल कर पाएंगे दूर से भी। आई बात समझ में, इसीलिए हम लोग रेड कलर को लेते हैं डेंजर सिग्नल के लिए। हाँ भैया, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉ। हाँ भैया, हमारी क्लास 10th का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साथ में उसके लॉ, ये आपका क्लास 12th में भी आता है, 16 में आ रखा है, 18 में ऑलरेडी आ रखा है, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस and return to the same medium, the phenomena is called reflection of light। जब एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस से टकराई और ये सेम मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हुई है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप यहां से एक नॉर्मल खींच दोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सरफेस के, तो आपको यहां पे एंगल देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां पे लिखेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब बात करें इसके लॉस की, तो 2 लॉ हमारे पास आते हैं। पहला लॉ आता है भैया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, इसके बाद दूसरा नियम हमारे पास आता है कि भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये तीनों लाई करने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, फिर हम लोग रिलेशनशिप बताएंगे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ। ठीक है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, ये पानी हमारे पास ऊपर एयर मीडियम है। तो अगर इंसिडेंट रे यहां से गई तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे हमारे पास इस प्रकार से गई, अब नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जाना कैसे चाहिए था इसे, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये डेंसर मीडियम है, सामने रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो बेंड होने की वजह से इसका जो पाथ होगा कुछ इस प्रकार का होगा। आई बात समझ में, ये नॉर्मल फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे, मीडियम दोनों अलग अलग है, ये वाटर मीडियम है, ये एयर मीडियम है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे रिफ्रेक्शन का फिनोमिना हमें शो होगा। अच्छा भैया, अगर ये हमारे पास एंगल θ1 है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल θ1 है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमारे पास θ2 बनेगा, जो कि अलग होगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे। आई बात समझ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास क्या आएगा, रिफ्रेक्टेड एंगल। ठीक है, अच्छा भैया, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम कुछ ऐसा एंगल सेट करते हैं, हम कुछ ऐसा एंगल यहां पे सेट करते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल जो हमारे पास रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, वो कुछ इस प्रकार से हम लोग सेट करें कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कंप्लीटली इस प्रकार से हो जाए कि यहाँ पे एंगल कितना बने, 90 डिग्री का बने। यहाँ पे हमारे पास अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इस वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा सी बोले तो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल वहां एंगल होगा जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्रेक्शन वाला जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होगा, वो कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। तो इस वे में हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो कितना होगा, वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। आई बात समझ में, चलो तो हमें ये चीज समझनी है। फिर हमारे पास एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, जहां पे हमारे पास थीटा एंगल कुछ इस प्रकार से हम लोग लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ना शो करते हुए एक तरह से हमें ये लगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब आपका एंगल यहाँ पे और एंगल यहाँ पे, ये दोनों एक ही मीडियम में आ जाएगा, तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास रिलेशनशिप किसे बताना है, क्रिटिकल एंगल भी बताना है। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आया क्या होता है, अब फटाफट डेरिवेशन देखते हैं इसका। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर हम लोग बात करें जी म्यू ए की, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये हमारा स्नेल्स लॉ बोलता है। सेकंड स्टेप में बोलेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमारा,
वो किसके इक्वल होता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। और ऐसे में जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो क्या यहाँ मैं बोल सकता हूँ, इस फॉर्मूला में मैं बोल सकता हूँ कि इस फॉर्मूला में जो हमारे पास आई है वो सी के बराबर हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा हमारे पास, और ये आर जो होगा साइन 90 होगा, साइन आर जो होगा वो साइन 90 के बराबर होगा। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हमारे पास होता है भैया 1। ओके, तो जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन 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 सी हो जाएगा। अपॉन में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन सी। ओके, चलो अगर हम लोग इसी की बात करें, म्यू की बात करें, तो म्यू को हमको क्या बोलते हैं, म्यू को स्टैंडर्ड वे में कैसे डिफाइन करते हैं, ए म्यू जी, ए म्यू जी, ये एयर का और ये ग्लास का, ठीक है, जी म्यू इज इक्वल्स टू ए म्यू जी। तो अगर हम इसी को देख के ध्यान से देखें तो बस इसका उल्टा कर देंगे, तो इनको आप लोग उल्टा कर सकते हो, इसको उल्टा करना है तो आप इसको उल्टा कर दो, मतलब इस तरीके से आप लोग देखो, ये जो होता है ये इसके बराबर होता है, जी म्यू ए म्यू जी इज इक्वल्स टू 1 बाय जी म्यू ए। अच्छा भैया, तो हमने निकाला है जी म्यू ए, जी म्यू ए निकाला है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 बाय साइन सी, साइन सी, और ये मेरा हो जाएगा म्यू के बराबर। ठीक है, तो ये हमने रिलेशनशिप बता दिया। आप चाहो तो यहां तक भी करोगे तब भी ठीक ठाक है, लेकिन पूरा अगर आप करके जाओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप आपने प्रॉपर इस तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स नेसेसरी कंडीशंस एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले सुनना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। When a light ray travels from denser medium to rare medium and the angle of incidence exists the critical angle of the medium, the ray is reflected completely back. The ray refracted नहीं लिखा है, reflected लिखा है, reflected completely back into the same denser medium instead of being refracted. This is called total internal reflection. सिंपल सी भाषा में बात करूं तो अभी अपन ने कहां तक समझ लिया था, हमने क्रिटिकल एंगल तक समझ लिया था। तो अगर बोलो अगर हमारा क्रिटिकल एंगल की हम लोग बात करें तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन होने लगेगा, मतलब सेम मीडियम में हमारी रे ऑफ लाइट दिखेगी हमें। तो ऐसी कंडीशन में इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई, एक बार और फिर से पढ़ लो, नहीं समझ में आई हो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from denser medium to rare medium and the angle of incidence exists the critical angle of the medium, the ray is reflected completely back into the same medium बोले तो denser medium instead of being refracted. This is called total internal reflection. ठीक है, हमने ये बता दिया। उसके बाद सेकंड चीज है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है जो नेसेसरी है इस फिनोमिना को होने के लिए। पहली बात, the light ray must travel from optically denser medium to rare medium। हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन का पहला मतलब यही है कि आपका जो सेटअप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, नीचे डेंसर मीडियम, ऊपर हमारा रेयर मीडियम, या फिर बोल सकते हो आपकी रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ओके, फिर उसके बाद बात होती है सेकंड कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। उसके बाद रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप हमने ऊपर देख ही लिया है, ये होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन सी। तो आप डिराइव करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे 2 नंबर 3 नंबर ने पूछा है तो यहां तक भी आप छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एक्सप्लेन या फिर स्टेट एंड स्टेट मतलब हमें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। चलो भैया, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन द पाथ ऑफ लाइट रे आफ्टर गोइंग थ्रू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन in is reversed, then it always retrace its path in the opposite direction। ठीक है, डायग्राम बना के बताऊं क्या आपको। लेट सपोज हमारे पास ये एयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, मतलब ये हमारे पास एयर मान लो और ये आप मान लो वाटर है। ठीक है, ये हमारे पास रेयर मीडियम है।
तो अगर हमारी रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से गई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए, इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन होगा क्या, मीडियम चेंज हुआ, ये एयर मीडियम था, ये वाटर मीडियम है, इस वजह से ये नॉर्मल की तरफ हल्की सी झुक जाएगी, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट के थ्रू ये हल्की सी झुक जाएगी। ये हमारे पास एंगल होगा रिफ्रेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हो, और ये जो रे होगी हमारे पास ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा भैया, डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पे मिरर लगा देता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैं मिरर लगा देता हूं, मिरर, तो मिरर मैंने लगा दिया, तो रे ऑफ लाइट कैसी होगी, सेम इसी मीडियम में आई, ये परपेंडिकुलरली मैंने लगा दिया है। तो अगर अगर हमारे पास मिरर ऐसा है, लाइट ऐसे आएगी, तो रिफ्लेक्ट कैसी होगी, सेम ऐसी इसी तरीके से हो जाएगी, सेम जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को वो रिट्रेस करेगी। तो अगर मैंने इससे परपेंडिकुलरली मिरर लगाया है, तो रे ऑफ लाइट जो आएगी वो इसी वे में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहां से चली यहां पे आएगी। अब यहां पे आने के बाद क्या होगा, ध्यान सुनना, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, होना क्या चाहिए था, इसे जाना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, होगा ये भैया कि यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ, ये हमारा डेंसर मीडियम था, रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम में जाने की वजह से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो होगा क्या, जो इस पाथ से ये चली थी, सेम इसी पाथ को ये रिट्रेस करेगी, सेम इसी पाथ को ये रिट्रेस करेगी, समझ में आ रहा है, इसी पाथ को ये रिट्रेस करेगी। इसी फिनोमिना को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसी फिनोमिना को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब वापस एक बार पढ़ो आप लोग, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, in the path of light ray after going through number of reflection and refraction is reversed, अगर हम इसे रिवर्स कर दें, then it always retrace its path in the opposite direction, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी पाथ वही रहेगा। चलो भैया, हमें समझ में आई इतनी बातें। अब ध्यान से सुनो, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ फॉर एयर ग्लास इंटरफेरेंस ए म्यू जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर। अब इसी केस में अगर जी म्यू ए की बात करें, जी म्यू ए की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर है, तो यहाँ पे साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा। अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास बचेगा ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1, जो कि हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ए म्यू जी इज इक्वल्स टू 1 बाई जी म्यू ए, जो कि हमने ऊपर यूज भी किया था, तो ये यहां से यूज किया था हमने। बस खत्म कहानी, इतना लिखना है आपको एग्जाम में, आई बात समझ में, इस तरीके से आपको करके आना है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव करो भैया, प्रूव करो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1। ए हमारे पास एयर है, डब्ल्यू हमारे पास वाटर है, जी हमारे पास ग्लास है। तो स्नेल्स लॉ के अनुसार हम लोग देखें, ये आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे, यहां से हमारे पास रे ऑफ लाइट चली, रे ऑफ लाइट हमारी कुछ इस प्रकार से चली, ठीक है, इस प्रकार से हमारी चली रे ऑफ लाइट, यहां पर इसने टकराया, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या हुआ, ये ऊपर हमारे पास एयर है, नीचे हमारे पास वाटर है, इस वजह से ये हल्की सी बोल सकते हो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो हल्की सी जब ये बैंड होगी, तो इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, लेकिन होगा क्या भैया, होगा ये कि ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है, वाटर है, और यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ से चली हमारी रे ऑफ लाइट, अब ये यहाँ से हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है, जितना डेंसर की तरफ जाएगी उतनी नॉर्मल की तरफ झुकती जाएगी, ठीक है। तो इसका जो पाथ होगा कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से चली, इस पॉइंट पे मिली, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुकी, फिर इस पॉइंट पे मिली, फिर नॉर्मल की तरफ झुकी, फिर लास्ट में इस पॉइंट पे जब वो मिलेगी, तो यहाँ पे ग्लास है, वापस से यहाँ पे एयर आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा भैया, अब ये नॉर्मल से की तरफ झुकते हुए ना जाते हुए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल की तरफ नहीं झुकेगी भैया, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, इस प्रकार से ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये R1, ठीक है, एयर और वाटर के लिए, तो अगर ये R1 है, तो क्या इससे मैं R1 बोल सकता हूं, हाँ भैया, डिंग डिंग डिंग, ये अगर R है तो यहां पर भी R होगा, तो R1 हो गया। इसी प्रकार से यहां पर अगर ये R2 है,
ये R2 है तो ये भी मेरा R2 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर ये है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो जब आप लोग बाहर निकालोगे अपने रे को तो वो किस एंगल से निकलेगी, वो भी इसी एंगल से निकलेगी, बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस से ही वो निकलने वाली है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको बना के आना एग्जाम में। अब आती है मेन चीजें, हम इसे प्रूव करेंगे ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए। तो क्या करेंगे, हमें जो चीजें पता है, ये पता है हमें, ये पता है और ये पता है, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू में आपका 1 आएगा आएगा, चेक करके देख लो। हमें भैया ये पता है स्नेल्स लॉ की मदद से कि म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे साइन आई ये हो गया, ये R1 हो गया, तो साइन आई बाई साइन आर। अब इसकी रिस्पेक्ट में बात करें, इसके रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारे पास साइन आई, ये अपन साइन, ये हमारे पास आर, तो साइन आई और ये साइन आर। ठीक है, अब बात करें इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे साइन आई ये हो जाएगा हमारे पास और साइन आर हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों चीजों का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आया क्या हमारे पास 1, जो कि हमें प्रूव करने को बोला गया था। तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो भैया हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे रिलेशनशिप पूछा जा रहा है किस किस के बीच में, हमसे रिलेशनशिप पूछा जा रहा है भैया रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रियल डेप्थ क्या होती है, अपरेंट डेप्थ क्या होती है और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। सब कुछ समझाता हूं मैं आपको, जरा यहाँ पे आइए, डायग्राम में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये मान लीजिए हमारा रेयर मीडियम है, नीचे हमारा डेंसर मीडियम है, ऊपर हमारे पास हवा है, नीचे हमारे पास पानी है। ये जो सरफेस है, सरफेस यहाँ पे पानी पानी है, यहाँ पे पानी है। लेट सपोज पानी के यहाँ पे कहीं पर, पानी में किसी ओ ऑब्जेक्ट, किसी ओ पॉइंट के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, हो सकता है यहाँ पे मछली हो सकता है यहाँ पे सिक्का हो, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट XYZ पत्थर वगैरह कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। आपने क्या किया, आपने इसको देखा, कहां से देखा, आपने यहां से देखा, बिल्कुल ठीक है, यहां से आपने देखा। आपने जब इसको ऐसे करके देखा, बिल्कुल देखो इस तरीके से, ये पानी है, इसको इस तरीके से देखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको यहां पे ना दिखते हुए आपको ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा, यहां पे हल्का सा उठा हुआ दिखेगा, हल्का सा उठा हुआ दिखेगा। तो ये होती है इसकी रियल डेप्थ, कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो इस डेप्थ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एच हम लोग बोल रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी हमारी एच है। अब मैंने क्या बोला, आपको हल्का सा वो उठा हुआ दिखेगा, ऊपर दिखेगा, तो जो हमें दिख रहा है उसे बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। ठीक है, जिसको स्मॉल एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आया, इतना हमें समझ में आया। अब एक केस हम लोग लेते हैं, हम लोग देखते यहीं से है, देखते यहीं से है, लेकिन हल्का सा हम लोग एंगल शिफ्ट करते हैं ताकि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो सके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरह की थीसिस लेके चलते हैं। ध्यान से सुनना, हमारा ऑब्जेक्ट यहीं रखा है, देख हम यहीं से रहे हैं, लेकिन हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये काहे का हल्का है, इतना दूर है ये तो, लेकिन आप लोग अज्यूम इसी तरीके से करोगे कि हम लोग बिल्कुल यहीं से देख रहे हैं, हम लोग एंड में जाते जाते सब कुछ कर देंगे बैलेंस, लेकिन कंप्लीट करने के लिए हमें इस तरीके की चीजें करना जरूरी है। ध्यान से सुनना, यहां से एक रे चली तो सीधी गई, यहां से एक रे चली, चली 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 चली, इस पॉइंट पर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा भैया, ये हो जाएगी डेविएट इस तरीके से। ठीक है, जाना चाहिए था ऐसे 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 ऐसे, लेकिन नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये एयर मीडियम है, मतलब ये रेयर मीडियम है, नीचे हमारा डेंसर मीडियम है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी सी इस तरफ बेंड हो जाएगी। अच्छा भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। उसके बाद क्या, तो ये मेरा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो क्या ये भी मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा? क्यों होगा भैया, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये अगर इस तरीके से है, ठीक है, और अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मेरे पास आर है, तो क्या ये मेरे पास, यहां पे मेरे पास आर नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सही बात है भैया, ये भी हमारे पास आर होगा। उसी प्रकार से अगर ये मेरे पास आई है तो ट्यू ट्यू ट्यू, ये अगर आई है मेरे पास तो क्या ये भी मेरे पास आई होगा? तो देख लो, ये ट्यू 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 ट्यू, तो ये भी मेरे पास आई होगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी जेड बन रहा है क्या, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो क्या ये मेरे पास अगर आर होगा
तो क्या ये भी मेरे पास आर होगा? आप बोलोगे हाँ भैया आर होगा। अब बस पॉइंट्स के नाम दे दो, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम ओ दे दिया। हमें याद रखना है किस किस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, साथ में रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ के बीच में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लगाएंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? डेंसर से रेयर मीडियम की अगर हम लोग बात करें, डेंसर से रेयर मीडियम की बात करें, क्योंकि डेंसर से हम लोग रेयर मीडियम में जा रहे हैं ना, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में हम लोग जा रहे हैं, वाटर से हम लोग जा रहे हैं हवा की तरफ, ठीक है। हमारी जो रे है वो इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है। तो ये बोलता है साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आई। लेकिन जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो किसके रिस्पेक्ट में बात करता है? ए म्यू डब्ल्यू, मतलब रेयर मीडियम एंड यहाँ पे डेंसर मीडियम। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से कि म्यू जो होगा इसका उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा, जस्ट इसको ऐसा कर दो, 1 अपॉन म्यू, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे ए। तो ये हो गया हमारे पास साइन आई बाई साइन आर। ये साइन आई बाई साइन आर था, ये उल्टा हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई हो गया। तो ये हमारा म्यू निकल गया, ठीक है। ध्यान रखना ये अलग है और ये अलग है। ये हमारा बात करता है ए टू डब्ल्यू और ये बात करता है डब्ल्यू टू ए। अच्छा भैया यहां तक हमें समझ में आई, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं थी। अब जरा देखो, मुश्किल नहीं आएगी, छोटा सा डेरिवेशन है, बस समझने की बात है। एक बार अच्छे से समझ गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने जो एंगल्स बताए थे वो एंगल्स की बात है, यहाँ पे एंगल्स की बात करी हुई है कि ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आई है तो ये भी आई होगा। तो ये स्टेप हमने ऑलरेडी कर ली है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ए ओ ए बी और ए आई बी। या आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल्स आपको दिखेंगे ए बी ओ, ठीक है। इस प्रकार का ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ए बी और ये ओ, ठीक है। तो यहां से हमें आई निकाल, यहां से हम लोग आई निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से हमें आई मिल जाएगा, मतलब आई एंगल दे रखा है तो इसके बेसिस पे हम लोग यहां से एच फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हाइट हमें दे रखी है एच, यहां से यहां तक की हाइट हमें दे रखी है एच, ठीक है। और ध्यान से देखो, आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए बी और कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आई, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आर है हमारे पास। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है भैया, मैंने आपसे बोला था इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये बहुत छोटी है। अच्छा ध्यान सुनना, ये रे इस तरह से जा रही थी, हमने पीछे टुक 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 करके मिलाया इनको, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? एक इमेजिनरी इमेज मिलेगी जो हमें दिख रही होगी, मतलब वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं है ये, वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि अगर आप इन दोनों को आगे मिलाने जाओगे तो आगे तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो पीछे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा भैया आगे देखो जरा, आगे देखो, इतनी बात समझ में आई आपको? दो ट्रायंगल्स देखे, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं साइन आई, यहां से हम साइन आई और यहां से साइन आर निकाल सकते हैं। अब यहां पे बहुत छोटे एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट टेन आई, यहां पे इसको लिख सकते हैं टेन आर, ठीक है। जब भी छोटे एंगल्स की बात हो तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हो। तो टेन क्या होता है? पी एच बी एच पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये क्या होता है? साइन आर क्या होता है? ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जरा बताओ परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है इसमें आपको और बेस क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एंगल है और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? ए बी, बेस है मेरे पास ए ओ। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भैया? ए बी, और बेस क्या है मेरे पास? ए आई, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आपको? बस कहानी खत्म। अब जो हमने वैल्यूज निकाली है वो हमने स्नेल्स लॉ में पुट कर देनी है और काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन में ए आई, ये हमारे पास वैल्यूज आई, इसको हमने स्नेल्स लॉ में पुट करा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो म्यू क्या है हमारे पास? साइन आई, साइन आर बाय साइन आई, साइन आर बाय साइन आई। तो साइन आर हमारे पास ये है ए बी अपॉन में ए आई, और इसके अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे? साइन आई या फिर टेन आई आप लोग बोल सकते हो इसे, ए बी अपॉन में ए ओ। तो ये ए बी से ए बी कट गया, हमारे पास आया क्या? हमारे पास ए ओ ऊपर चला जाएगा, ए ओ ऊपर चला जाएगा, ए आई नीचे आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो ए ओ और ए आई क्या थे हमारे पास? ए ओ जो था, ए ओ जो था वो हमारे पास हाइट था, यहाँ से ए, यहाँ से ओ पॉइंट के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, तो ये रियल हाइट है, मतलब रियल डेप्थ है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी? अपर एंड डेप्थ आ जाएगी। ए आई यहाँ पे कहीं पे बन रहा था, ठीक है। तो ये हमने क्या मान रखा था? स्मॉल एच मान रखा था, ये स्मॉल एच, और ये कंप्लीट जो हाइट होगी वो हमारे पास एच होगी, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल्स टू एच बाई एच, ये रिलेशनशिप आ गया आपका। बस इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। ए टू डब्ल्यू,
ओके, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 12, एस्टेब्लिश द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। भैया बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के एग्जाम में, 23 के एग्जाम में, 22 के एग्जाम में, 20 के एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट 2024 में ऑलरेडी अपीयर ये क्वेश्चन हो चुका है। ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं भैया। चलो यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट समझाता हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज का, छोटू सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं पर प्लेस्ड होगा। जहां पर ये प्लेस्ड होगा उस पोजीशन को हम लोग बोल रहे हैं ओ पोजीशन। ठीक है भैया, यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ पे हमने लेंस लगा रखा है। लेंस जो होता है यहाँ पे दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है, ए सरफेस और बी सरफेस। अच्छा भैया, यहां से लाइट गई, सबसे पहले सरफेस 1 से टकराएगी। सरफेस 1 से टकराने के बाद क्या होगा, यहां पे जब टकराएगी तो हल्की सी ये बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये रेयर मीडियम अंदर डेंसर मीडियम है। हल्का सा बेंड होगी, बेंड होते हुए कहीं यहां पे एक इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। अब ध्यान से सुनना, यहां से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे प्लेस्ड है भैया, वहां से रे चली, यहां से टकराई सरफेस 1 से, और हमें इमेज कहां पे देखने को मिलेगी, यहां पे देखने को मिल सकती थी। इसको मैं बोल रहा हूं I1। ध्यान से सुनना, हमारे पास सरफेस 2 भी तो है, सरफेस 2 भी तो है। सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए बी हम लोग जिसको बोल रहे हैं, सरफेस बी के लिए यही रे जो होगी यहां पे टकराएगी और फिर से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब ये इस प्रकार से बेंड होगी और यहां पे कहीं पे हमें एक्चुअल इमेज, एक्चुअल जो इमेज होगी हमारी, वो कहीं यहां पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर ये हमारा सेंटर है कहीं पर, तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी यू हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग यू लेते हैं। अब हमारे पास जो इमेज बनी है ए के द्वारा, वो हमने ले रखी है, उसकी जो लेंथ है वो हमने V1 ले रखी है। ठीक है, V1 ले रखी है, लेकिन जो एक्चुअल इमेज यहाँ पे बनी होगी उसकी हम लोग लेंथ कितनी लेंगे, डिस्टेंस कितनी लेंगे, V लेंगे। ठीक है, तो V और V1 में समझ में आया अंतर क्या है। V1 हमारी यहाँ पे जो इमेज बन रही है भैया सरफेस 1 की वजह से, और B की वजह से, कंबाइन बोल सकते हो आप लोग, A और B की कंबाइन वजह से जो बनेगी वो हमारी एक्चुअल इमेज होगी यहाँ पे कहीं पर। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। इसके अलावा बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो अगर हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान रहे हैं, तो इस वाली सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1/म्यू होना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। इसका अगर म्यू है तो इसका क्या मानना पड़ेगा आपको, 1/म्यू मानना पड़ेगा, या तो फिर दो का अलग अलग मानो, और जैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर कंबाइन एक ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ये इसकी रेडियस हो गई R1, इसकी रेडियस हो गई R2। अगर आप इसका सरफेस बनाओ, स्फेयर बनाओगे पूरा, तो वहां पे कोई सेंटर बनेगा, सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी, वो हमारे पास रेडियस कहलाती है। रेडियस जो होगी R2 बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे। इतना समझ लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर सिंपल सी चीजें हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट डेरिवेशन आता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलता है हमसे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलता है हमसे म्यू -1 इक्वल्स, ध्यान से ना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, म्यू -1, म्यू -1। ठीक है, डिंग डिंग डिंग, यहां पे लिखेंगे v, यहां पे लिखेंगे u, यहां पे लिखेंगे r, v u r, v u r। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर रहे थे भैया सरफेस 1 की। ठीक है, सरफेस ए की हम लोग बात करें। सरफेस ए के लिए मैंने आपसे बोला था कि v हमारे पास क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा। ठीक है, v डैश या v1 आप लोग बोल सकते हो। रेडियस हमारे पास r1 हो जाएगी। यू तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही रहेगी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस की। सेकंड सरफेस के लिए कहानी समझना जरूरी है। सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान से सुनना। ए की वजह से इमेज यहां पे बनी थी, और बी की वजह से जो इमेज बनी है, मतलब दोनों कंबाइन वजह से जो बनी है, वो यहां पे कहीं पे बनी है। तो बी सरफेस के लिए ये जो यहां पे इमेज बनी है, ये बिहेव करेगी ऑब्जेक्ट की तरह। इट बिहेव एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और यहां पे मेरी इमेज होगी। तो एक तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है बी के लिए, तो ये मेरे पास यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, यहां से यहां तक की दूरी जो वी डैश हमने माना था, क्या वी डैश हमारे लिए यू नहीं हो जाएगा, या फिर हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है वो इसके लिए वी डैश हो जाएगी, और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होगी वो हमारे पास वी ही रहेगी, और आर जो होगा, आर जो होगा वो मेरे पास R2 हो जाएगा। बस ये चीज आप लोग पुट कर दो। और म्यू की बात करें तो भैया म्यू हमारा 1/म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये चार चीज जो हो गई, इनको प्लेस करो और काम हो जाएगा आपका। तो ये देख लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड में हमने केस सारे पुट कर दिए। v की जगह पे v, और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे हमने v डैश लिखा, और फिर यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे सॉल्व, ये करके देख लेना आप लोग। ये म्यू की जगह पे, म्यू की जगह पे क्या रखोगे, म्यू की जगह पे आप क्या रखोगे, 1/म्यू रखोगे। ठीक है,
म्यू की जगह पे आप 1/μ रखोगे, तो यहाँ पे -1 करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। ओके, करके देख लेना। चलो भैया, इतनी बात आपने समझाई। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करना है यार आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। 1/v माइनस म्यू बाई वी डैश इज इक्वल्स टू 1/μ1 1/μ अपॉन में R2। ऐसे बच्चे जो कॉपी पेन लेके बैठे, करो इसको सॉल्व, करो इसको सॉल्व। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, एक तरीके से हल्का सा होमवर्क है, छोटा सा। इसको सॉल्व करके देखना। ये म्यू की जगह पे यहाँ पे म्यू और यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या रखोगे, ये रख के देख लेना यार, ये 1/μ रख के देख लेना बस। ये म्यू और ये म्यू, इसकी जगह पे आप रखोगे 1/μ। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना एग्जाम में, आपको पूरा करके आना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 हमारे पास है एडिशन इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमारे पास कंप्लीट जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दोनों को जोड़ दो। दोनों सरफेसेस को जोड़ दोगे तो लेंस बन जाएगा, तो इनको भी दोनों को जोड़ दो तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे, राइट हैंड साइड जुड़ेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड, ये हमारे पास राइट हैंड, इसको जोड़ोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का आएगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। कोष्टक में हम लिखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। ये काम आपको करना है। ठीक है, मैं करके नहीं बता रहा हूं आपको, ये काम आपको करना है। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो करो इसको। इतना आपको आना चाहिए। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको इतना छोटा मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब एक और केस हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ये हमारा डन हो गया। लेकिन अगर हमारे पास स्पेशल केस दे दे वो, तो स्पेशल केस की हम लोग बात करें तो हम स्पेशल केस में क्या लेंगे, अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला बाय द डेफिनेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, अनंत दूरी पर बना हुआ है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है अनंत दूरी पे बना हुआ है, मतलब इनफाइनाइट पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट हमने ओ डिस्टेंस से मान रखा था, अगर ये इनफाइनाइट पे बना हुआ है तो क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बना हुआ है तो यू जो डिस्टेंस होगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे में जो इमेज हमारे पास फॉर्म्ड होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, वो हमेशा फोकस पे फॉर्म होती है। ठीक है, और फोकस तक की दूरी क्या होती है हमारे पास, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, फोकल लेंथ बोल सकते हो आप लोग। तो बस चीजों को अप्लाई कर दो। यहाँ पे v की जगह पे f रखोगे, u की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 1/1 इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास जो बचा क्या, ये बचा। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्राइब अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। साथ में लेंथ ऑफ ट्यूब भी आपको बतानी है। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि ये करते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत टफ है। टफ किस लिए, जरा ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या क्या इन्होंने, आपसे पूछा है रे डायग्राम, तो रे डायग्राम हम लोग याद कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी रे डायग्राम याद कर सकते हैं। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, लैपटॉप को हम चार्ज पे लगा देते हैं भैया, नहीं तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या बता रहा था मैं आपको बता रहा था, देखो हमसे 4 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, मोस्टली 4 नंबर में आया अभी तक। तो 4 नंबर में आपसे रे डायग्राम पूछेंगे, मैग्नीफाइंग पावर फॉर्म व्हेन द इमेज इज मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपसे पूछा है, सिर्फ फॉर्मूला आपसे पूछा है। उसके बाद लेंथ ऑफ ट्यूब भी आप बता दोगे, बहुत इजी है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पूरा डेरिवेशन करने जाओगे जो कि पहले 5 नंबर में आता था, उस तरीके से देखोगे तो ये टफ है। मतलब हो सकता है आपके लिए टफ अगर पहली बार पढ़ रहे हो, बाकी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो सिंपल है, डरना मत, है ना, डरना मत, डायग्राम से मत डरना, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। चलो भैया समझा दो फिर। यहां पे देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं 2 लेंस। पहला लेंस होता है हमारा स्मॉल लेंस और दूसरा होता है लार्ज लेंस। छोटा जो हमारे पास लेंस होगा वो कहीं हमारे पास इमेज यहां बना रहा होगा, दूसरा जो लेंस होगा वो उसको और मैग्नीफाई करके इमेज को बड़ी बना देगा। यहाँ पे समझाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जस्ट मेरे को ओवरव्यू दे रहा था क्या चीज हम करने वाले हैं। 2 लेंस हम लोग यूज करने वाले हैं। लेट सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है। अब यहां पे हमने लेंस लगा रखा है स्मॉल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, चलो, तो यहां पे जो हमारा लेंस बना हुआ है, यहां से 2 रे आएगी ऑब्जेक्ट से इस तरीके से,
यहां से गई, एक और रे आएगी यहां से आई। हमेशा ध्यान रखना 2 रेज हमें चाहिए होती है, अगर ऑब्जेक्ट बनाना है 2 रे चाहिए होती है। भैया आपने ऊपर वाले जो लेंस मेकर फॉर्मूला था वहां तो एक ही रे बनाई थी क्योंकि वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 2 रेज लेंगे। तो पहली रे जाएगी इस प्रकार से और दूसरी रे जाएगी इस प्रकार से। तो ये रे जाएगी 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 यहाँ पे जाएगी, ये रे जाएगी 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 यहाँ पे जाएगी। ठीक है, पैरेलल रेज कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है, इसको बोलेंगे फोकस। किसका फोकस? किसका फोकस? ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस है। और जो रे हमारे सेंटर से जाती है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटर से चली जाएगी तो यहाँ पे कहीं पे जाके ये मिलेगी। ठीक है, जहां पे मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे हमारी इमेज बनी है ए डैश, यहाँ पे बनेगा बी डैश। ठीक है, ये हमारे पास इमेज बनी। अब हम चाहते हैं इसको और बड़ा करना और मैग्नीफाई करना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और लेंस बनाएंगे। तो यहां से फिर से हमारे पास रेज जाएगी, एक रेज आएगी इस प्रकार से, और ये कहां से पास होगी? ये पास होगी फोकस से। किसके फोकस से? ये इसके फोकस से। ठीक है, आईपीस लेंस के फोकस से। ये हमारे आंखों के पास लगा होता है इसलिए हम इसे बोलते हैं आईपीस लेंस। तो यहां से पास हुई तो ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो रे है इसको हम लोग यहां से पास कर देंगे सेंटर से, तो ये इस प्रकार से जाएगी। अब ये दोनों रेस कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पीछे मिला लेंगे। ठीक है, इसकी हम लोग वर्चुअल इमेज बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे नहीं मिल रही है तो सपनों में तो मिल सकती है। डिंग 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 डिंग, यहाँ पे। ठीक है, आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाना, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे बन जाएगी। हल्का सा मेरा डेविएट हो गया था, लेकिन आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना पाओगे। तो हमारा हमारी जो बड़ी इमेज बनी भैया, मैग्नीफाई इमेज बनी है, वो कहाँ बनी है? मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे हमारे पास कहीं बनी। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसके द्वारा यहाँ इमेज बनी, इसके द्वारा हमारी इमेज यहाँ पे बनी। तो इसको बोलेंगे ए डबल डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल होता है अल्फा एंगल, ऑब्जेक्टिव एंगल। ये हमारे पास इमेजिंग एंगल है, तो ये हमारे पास होगा बीटा एंगल, अल्फा एंड बीटा। ये हमारे पास अल्फा एंगल और ये हमारे पास हो गया बीटा एंगल। क्या ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा? हाँ भैया, ये भी अल्फा होगा। इतनी बात समझ में आई? ये आपका डायग्राम हो गया, इसके आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या चीजें हैं, और क्या चीजें हैं और बताता हूं आपको जो यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे ये जो डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस क्या है? डी इज द डिस्टेंस जब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा हो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑब्जेक्ट क्लियरली बिना कोई स्ट्रेस के हम लोग देख पाए, वो हमारे पास होती है डिस्टेंस, ये डी, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहां से यहां तक की दूरी जब हमारा ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली अच्छी तरीके से विजिबल हो हमारी नेकेड आइज से, उसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे पास इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। हमारी रेज गई इस तरीके से, ये रेज गई इस तरीके से, लेकिन हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यहां से यहां तक, सेंटर से मानते हैं हम लोग यहां से यहां तक, तो हम लोग लाइट की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस डी लेंगे। ध्यान से सुनना, डी ना लेते हुए हम लोग माइनस डी लेंगे, क्योंकि रेज हमारी कुछ इधर जा रही है और हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, यहां से मेजर करते हैं हम लोग सेंटर से, तो ये हमारी उल्टी डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लोग इसको माइनस डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसी प्रकार से यहां पे देख लो, ये हमारे पास यू नोट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये हमारे पास यू नोट हो गई, और यहां से यहां तक की हमारी डिस्टेंस होगी वी नोट, वी नोट। और यू नोट वी नोट समझ रहे हो क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू नोट पे हम लोग माइनस डी बोल रहे हैं जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ये पड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो ये यू नोट होगी। यू नोट, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ओ लगा दिया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास इमेज यहाँ पे बनी थी, तो यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये हमारी क्या होगी? ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस होगी, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो यहाँ पे वी नोट लिखा हमने। ठीक है, उसी प्रकार से यह हमारे पास एक तरीके से बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, किसके लिए? इसके लिए। तो ये अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यूई हो जाएगी। ओके, और अगर आप लोग यहां से यहां तक की दूरी निकालोगे, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वीई हो जाएगी। ओके, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन अभी आप इतना समझो, इतना समझ गए, अब आगे देखो। रे डायग्राम, इट कंसिस्ट ऑफ टू lenses, an objective lens of short focal length and a small aperture, and eyepiece E of large focal length and aperture। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद कर लेना है भैया। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद कर लेना, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा गया है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, ये मैं आपसे बोल रहा था, डरने की कोई बात नहीं है। आपसे जब पूरा डेरिवेशन पूछा ही नहीं है तो हम क्यों डरें? हमसे डायरेक्ट याद करना है, हमको ये बस डायरेक्ट याद करना है, काम हो जाएगा। क्या बोला गया है मैग्नीफाइंग पावर का? m इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई।
1 प्लस डी बाई एफ ई। बस इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, काम ही खत्म। लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी, पूरे ट्यूब की लेंथ कितनी है वो आपको बताना है। लेंथ ऑफ ट्यूब, जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है उसकी लेंथ कितनी है वो आपको बतानी है। तो हमारा माइक्रोस्कोप कहीं यहां से चालू होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस थोड़ी लेनी है हमें, हमारी एक्चुअल डिस्टेंस यहां से यहां तक की होती है, ये हमारे पास होती है एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे भैया ये वी नोट है और ये यूई है, यहां तक वी नोट है, यहां से यहां तक यूई है। अब इनको हम लोग अगर पॉजिटिव ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगी डिस्टेंस। मैंने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस इन दोनों को जोड़ दो, वी नोट को प्लस यूई को जोड़ दो। अब ध्यान से सुनना, यूई नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हमारे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारी रे कुछ इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से, और हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, इस तरीके से, तो ये नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मॉड्यूल लगा देते हैं। ठीक है, मोड लगा दिया मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी। यही बात समझ में कि हमारे पास कंप्लीट हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पूरा डेरिवेशन भी होता है बट वो मैं आपको करा नहीं रहा हूँ क्योंकि पूछा ही नहीं हमसे क्वेश्चन में। ओके, चलो आगे देखें। अब हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेस्ड ऑन रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर फॉर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है भैया, सुनना ध्यान से। रे डायग्राम पूछा है, फिर से मैग्नीफाइंग पावर पूछा है आपसे। मैग्नीफाइंग पावर कहां पे पूछी, जब इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। फिर से आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, फिर से यहाँ पे आ जाओ। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का अंतर समझते हो, माइक्रोस्कोप छोटी चीजों के लिए बनाया जाता है कि छोटी चीजों को हम देख सके, लेकिन टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप ऐसी ऐसी चीजों के लिए बनाया जाता है जो बहुत दूर है हमसे। ठीक है, साइज में बहुत बड़ी होती है, जैसे प्लेनेट हो गए, जुपिटर, सैटर्न, इनको हम लोग देखते हैं ना उस तरीके से दूरबीन से, वो होता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो होता है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, बहुत दूर, इनफाइनाइट में हमारे पास ऑब्जेक्ट एक तरीके से होता है, और ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होता है एक्चुअल में। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो इनफाइनाइट से हमेशा रेज कैसी आती है, हमेशा पैरेलल रेज आती है। ठीक है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऐसा मत बना के जाना एग्जाम में ये लो भैया ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर है तो हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूरी पर है, इनफाइनाइट पर है, तो हमेशा पैरेलल रेज आएगी। और पैरेलल रेज जो होती है वो कुछ इस प्रकार से आएगी और यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फोकस हो गया, तो फोकस पे जाके ये कहीं पे मिलेगी। ठीक है, पैरेलल रेज इस प्रकार से पास होगी, फोकस पे हमें मिलेगी। कौन से फोकस पे, ये वाले जो हमारा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके फोकस पे। ये हमारे पास लेंस है भैया, कौन सा वाला, ये हमारे पास लेंस है हमारा आईपीस वाला। ध्यान सुनना, इस बार ये वाला लेंस बड़ा होगा और ये वाला लेंस छोटा होगा। ठीक है, ये बिग लेंस, ये आईपीस लेंस जो होगा टेलीस्कोप के केस में छोटा होगा। अच्छा भैया, और क्या चीजें हैं, ये एंगल अल्फा होगा ऑब्जेक्ट वाला, और ये हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे कहीं भी बनेगी, वो एंगल होगा हमारे पास बीटा एंगल। ठीक है, और क्या चीजें हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, अगर आपने ऊपर वाला देख रखा है तो नीचे वाला तो आपसे बन ही जाएगा। अब फॉर्मूला याद कर लो, m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नोट बाई एफ ई, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। बस आपको डायरेक्ट इसे याद कर लेना है, ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ठीक है, बस कहानी खत्म। अरे कहानी खत्म, जो आपसे पूछा था आपने कर लिया, आप किस बात की टेंशन, आपको देख लो, कर लिया आपने, खत्म। चलो आगे बढ़े, हाँ भैया आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है भैया, ये जो क्वेश्चन है ये 2025 की बोर्ड एग्जाम में, 23 की बोर्ड एग्जाम में, 18 की एग्जाम में, 17 की एग्जाम में ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। 4 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है भैया, लेकिन लिखना पूरा पड़ता है हमें। थ्योरी का थोड़ा सा है कि आप थ्योरी छोड़ सकते हो और 3 नंबर में आए डायरेक्ट आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन करना तो आपको पूरा पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि डायग्राम इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है उनको, ऐसा उनको प्रतीत होता है, लेकिन हम आपको जो कराएंगे ना भैया, नहीं लगेगा टफ आपको, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन समझो पहले तो कि आपको पहचानना कैसे। जब भी आपसे बोला जाए डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म वर्ड दिख गया, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख गया, मतलब समझ जाना कि यही वाला लिख के आना है आपको। और अगर ये दे दे तो भैया सोने पे सुहागा, सब कुछ दे दिया आपको, यही तो आपको डिराइव करना है, यही तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम लोग, इसको करते हैं भैया। डिंग 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 डिंग, चलो। हम्म हम्म जरा यहां पे देखना, यहां पे देखना भैया, हमारे पास एक प्रिज्म रहेगा, हमारे पास एक प्रिज्म रहेगा।
देखो अपनी कॉपी में बिल्कुल व्यवस्थित बनाना स्केल से, मैं तो जैसे तैसे बना देता हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से बनाना है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ पी पॉइंट, इसको बोलता हूँ क्यू पॉइंट, इसको बोलता हूँ आर पॉइंट। ठीक है, चलो भैया ठीक है। अब प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ेगी, जब भी तो उसका कुछ काम है। यहां से लाइट रे आई, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, और यहां पे कहीं पे जाके ये मीटअप करी। हाँ भैया, इस पॉइंट पे ये मीट करी। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे ये मीट करी, तो इसके इसके लिए मुझे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं बता सकता हूँ रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना होता है वो। तो लेट सपोज ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल सीधा होगा, ये सरफेस के 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये एन हो गया, इसको मैं बोल दूं m1, इसको बोल दूं n1, कोई दिक्कत, पॉइंट ही तो है, कुछ भी बोल सकते हो भैया, आपकी मर्जी। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, टिंग टिंग टिंग, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे क्यों जाना चाहिए था भैया इसको? ऐसे नहीं जाना चाहिए था इसे, इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना, हमारी जो रे है इस तरह से आई है, इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना चाहिए था ऐसे आई थी, इसको ऐसे 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 जाना चाहिए था। बट हुआ क्या, यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, मतलब रेयर मीडियम है, ये हमारा कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये नॉर्मल रहा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कैसे होगी भैया? ये होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, रे ऑफ लाइट इस प्रकार से जा रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या केस होगा, यहाँ पे भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस सरफेस पॉइंट के। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये m2 बोल दो, इसको क्या बोलूं? इसको मैं बोलता हूँ n2। ठीक है, कुछ भी बोल दो, इस पॉइंट का आप लोग नाम दे सकते हो कुछ भी, हम लोग टी देते हैं मोस्टली, तो हम लोग टी देते हैं इसका। ठीक है, इतना समझ में आया। इस पॉइंट का नाम मैं दे दूं O1, इसका क्या दूं O2। यहां तक कोई समस्या? भैया अभी कहाँ समस्या आएगी, कुछ किया ही नहीं आपने। हाँ भैया, अभी तक कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसको जाना कैसे चाहिए था? डिंग 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 सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये इस तरह से निकल गई। ठीक है, अब मैं एंगल्स के नाम दे रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, एंगल्स के नाम में दे रहा हूं। हाँ, इस एंगल का नाम मैं देता हूं आई एंगल। ठीक है, इसको मैं I1 बोल देता हूं, सुनना ध्यान से, इसको I1 बोल दिया, ये मेरे पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने R1 बोल दिया। अब यहां से गाड़ी गई गाड़ी गई गाड़ी गई और इस तरह से निकल गई। अब यहां पे जो एंगल बनेगा, ये भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो छोटे प्रिज्म के केस में, ये प्रिज्म मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, बहुत छोटे टाइप के लेंसेज के बारे में, छोटे टाइप के प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर ये प्रिज्म हमारा बहुत छोटा होगा, तो ये I1 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे I2 बनेगा, और छोटे प्रिज्म के केस में I1 और R1 दोनों बराबर रहेंगे। ध्यान सुनना, छोटे लेंस के केस में I1 R1 दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, I1 R1, I1 और I2, सॉरी I1 और I2 दोनों बराबर रहेंगे, और यहाँ पे अगर R1 है तो मुझे यहाँ पे R2 मानना पड़ेगा, और यहाँ पर भी दोनों केस सेम है, ये और ये, जैसे मैं लिख ही देता हूँ ना, फॉर स्मॉल प्रिज्म I1 इक्वल्स टू I2, R1 इक्वल्स टू R2। ठीक है, इतनी बात समझनी है आपको। तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमको समझ में आ रहा है। अब मैं यहां से इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं, क्योंकि आगे तो कोई मिलेगी नहीं है, पीछे एक्सटेंड करते हैं। पीछे हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पे ये दोनों मीटअप कर रही होगी, यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, ये O1 है, ये O2 है, तो उसका नाम मैं क्या दे दूं? इसको मैं O3 बोल दूं। और ये हमारे पास एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको हम लोग ए से स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ए इसे हम बोलते हैं। तो ए हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारे पास O1, ये O2, ये O3 हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब एक तरीके से रे हमारी इस तरह जानी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी डेविएट हो गई। क्या हो गई? डेविएट हो गई। तो डेविएशन का एंगल होता है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में लिखते थे ना, पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है, पार्शियल चार्ज, तो पार्शियल का सिंबल हम लोग यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, पार्शियल का सिंबल यहाँ पे बना देंगे। ये पार्शियल कुछ नहीं, ये एंगल को बता रहा है, इतना डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत स्मॉल एंगल होता है, तो आप इसे इससे भी लिख सकते हो
या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, दोनों उस बात सेम है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चीज रहेगी इसमें, R1 R2 O1 O2 हो गया, O3 हो गया, हमारा एंगल हो गया, यहाँ पे N1 N2। चाहो तो इस रे का नाम दे दो कुछ भी, XY दे दो, XY यूज नहीं किया ना हमने, उसका नाम दे दो XY रे, कुछ भी नाम दे सकते हो यार इसका, XY हमने रे इसका नाम दे दिया, A भी दे दो आप चाहो तो, BC दे दो इसका नाम, A भी मत देना क्योंकि A हमने यूज कर लिया है, तो BC इसका नाम दे सकते हो आप लोग, XY दे सकते हो, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म। तो हमें पता क्या है भैया, म्यू होता है भैया, म्यू होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आर, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन आई बाई साइन। अब यहाँ पे साइन आई आ रहा है, साइन आर आ रहा है, तो अगर मैं आई निकाल के दे दूं और आर निकाल के दे दूं तो क्या हमारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस हमारा खेल बचा है आई और आर के ऊपर, तो आई कहां से निकाल सकते हो, आर कहां से निकाल सकते हो, बस ये काम बचा हुआ है। अच्छा, कुछ और चीजें इस क्वेश्चन में जो हमें काम आएगी, मैं भी यहाँ बताता हूँ आपको। अगर ये I1 है, ये R1 है, जरा ध्यान से देखना इसको, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी रफ वर्क कर सकते हो, ये रफ वर्क हो रहा है अपना, रफ वर्क आपको समझाने के लिए। देखो ये हमारे पास I1 है, ये मेरे पास R1 है, तो क्या ये इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर ये और यहाँ पे ये, अगर ये मेरे पास I है, ये अगर मेरे पास I है मतलब I1 है, तो क्या ये भी मेरे पास I1 होगा, क्या ये भी मेरे पास I1 होगा। अब ये I1 है और यहां से यहां तक भी I1 बनेगा, लेकिन हमने ऑलरेडी मान रखा है भैया, ये जो हमारे पास एंगल है ये मेरे पास R1 है, तो ये कितना कितना बचा है, ये एंगल कितना बचा है, ये वाला एंगल, आप बोलोगे ये पूरा I1 है और ये हमारे पास R1 है, ये बचा हुआ कितना है, तो ये होगा I1 माइनस R1, इतना एंगल हमारे पास बचा है, तो जी हाँ, ये हमारे पास है I1 माइनस R1, ठीक है। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास I2, ये मेरे पास R2, तो ये हो जाएगा मेरे पास I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, I1 माइनस R1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये चीजें हमने यहाँ से इस तरीके से बता दी। अब ये रफ वर्क था तो इसको हम लोग क्लीन कर देंगे। तो आप लोग अगर अपनी कॉपी में बोर्ड एग्जाम में जब दो रफ वर्क काम करो तो पीछे का जो पेज होता है उस पर हेडिंग डाल देना रफ वर्क, और वहां पे आप रफ वर्क कर सकते हो। चलो, तो हमें निकालना है आई और आर, आई और आर। तो हम लोग यूज करेंगे 1 2 3 O1 O2 O3 ट्रायंगल का, तो हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल O1 O2 O3। यहां से हमें आई दिख रहा है भैया, आई 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 दिख रहा है। हमने बोला कि अगर हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, यहाँ पे और ये आउटर साइड है, हमारा आउटर एंगल ये हो गया, तो अगर हम दो इनर एंगल का सम करते हैं, जैसे θ1 मान लो, θ2 मान लो, और ये हमारे पास θ3 है, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू θ3, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है। तो सेम यही चीज लगा देंगे, इसको इसको सम करेंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हमारे पास θ3 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब बस, अब यहाँ पे देखना, अगर हम छोटे केस की बात करें तो यहाँ पर I1 I2 जो होंगे बराबर होंगे, तो ये भी हमारे पास I है, ये भी मेरे पास I है, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R1 है, मतलब R ये RR है और ये I है, तो I कितने हो जाएंगे, 2I हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस में, तो क्या हो जाएंगे, माइनस R2 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास समीशन, तो आप चाहें तो ऐसे लिख दो, अगर बहुत छोटे केस की बात कर रहे हो, बहुत मीडियम केस की बात कर रहे हो, बहुत स्मॉल केस की बात करते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो मिनिमम सा डेविएशन यहाँ पे शो हुआ है, मिनिमम सा डेविएशन को आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया आई का, आई इज इक्वल्स टू, ये जो है यहां से आप लोग ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल्स टू, बोल सकते हो पार्शियल एम प्लस ए बाई टू, ठीक है, ये मेरे पास आई आ गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, आई आ गया। अब बात आती है आर की, आई तो आपने निकाल लिया, बहुत ईजी था, कुछ नहीं किया हमने, दोनों एंगल को सम किया तो आउटर एंगल के बराबर आ गया, और ये हमारे पास आई आ गया। ऐसे आपको करना है एग्जाम। अब बात आती है नीचे वाला जो एंगल है, टिंग टिंग टिंग, मतलब जो हमारे पास आर है, आर निकालने की, तो आर निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे O1 T, ये टी पॉइंट है ना हमारे पास, O1 T O2 का, यहाँ पे आर हमें दिख रहा है, तो ध्यान से देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये एंगल को मैं क्या बोल दूं, इसको हम लोग यहाँ पे टी बोल रहे हैं ना, टी एंगल बोल सकते हैं, टी हमारे पास एंगल टी। तो R1 R2 R3 अगर हम लोग तीनों का सम करते हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है तो किसके बराबर होता है, वो 180 के बराबर होता है, तो R प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे आया R2 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें अभी डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है टी के ऊपर,
तो टी को हमें रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम यहीं पे हो गया था। लेकिन दिक्कत है टी ने दे दी हमें, टी ने दे दी दिया टी की दिक्कत को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल है, ठीक है एंगल। अरे कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है आपको? ये हमारे पास एंगल टी है, एंगल, ठीक है अब दिख रहा है एंगल टी। हाँ तो अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि भैया एंगल टी के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, तो आप पी ओ वन टी ओ टू, ठीक है पी ओ वन टी ओ टू, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को आप लोग देखो, डिंग 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 डिंग, ठीक है इस तरीके से 4/4। तो अगर हम लोग इस एंगल का इस एंगल का इस एंगल का इस एंगल का सम करते हैं तो कितना आता है, 360 के बराबर आता है। तो ये एंगल हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल हमारे पास एंगल टी है, ये एंगल हमारा कितना होगा पूरा, देखो मत ना पूरा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 को डायरेक्ट, तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए प्लस 180 डिग्री प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा भैया इतनी बात हमें समझ में आई। अब मैंने बोला ये एंगल ए हो गया हमारे पास, एंगल टी हो गया। अब ये 360 में से 180 गए तो कितने बचे हमारे पास, 180 बचे। तो अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखो, इसका राइट हैंड साइड बराबर है 180 180, तो क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ लिख सकता हूं? हाँ भैया आप लोग लिख सकते हो, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखा, इसको और इसको, तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट आ गया, एंगल टी से एंगल टी कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू आ गई a/2। दैट्स इट। आपने आई भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया। अब किस चीज की देरी है, ये खत्म हो गया आपका काम। साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है साइन आई अपॉन में साइन आर। ए क्या है? अरे भैया लाइट, लाइट चली गई है, इन्वर्टर से चल रहा है हमारा काम, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग करा ही देंगे आपको। आई हमारे पास क्या है, ठीक है, और आई के बाद आर क्या है आपके पास, दैट्स इट। ये हमें प्रूव करने को बोला गया था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है a/2 साइन आई बाई साइन आर। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैंने पूरा डेरिवेशन पीडीएफ में दे दिया है, आप लोग उसे चेक कर सकते हो। ओके सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी, आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, डायग्राम ये रहा, सेम वही है, बस हमने कुछ चीजें, नाम भी सब सेम ही दिए, एम एन, इसका नाम एक्स वाई दिया था, इसका नाम यहाँ पे हमने बीसी ले रखा है, इसका नाम पी क्यू है तो पी क्यू आर दिया था हमने, बाकी कोई सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारे एंगल्स दे दिए मैंने अलग से आपको, और ये पूरा डेरिवेशन है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 25 में 18 में 17 में 16 में आ रखा है। क्या होता है भैया अंतर डिफरेंस इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में? देखो भैया आपको पहले तो इंटरफेरेंस पता होना चाहिए, डिफ्रेक्शन पता होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में बात करूं, कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। आपको मैं आगे बताऊंगा कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि दो कोहेरेंट सोर्सेस के द्वारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, ठीक है, उसी का कारण कौन होता है, इंटरफेरेंस होता है। लेकिन डिफ्रेक्शन की बात करें तो क्या होता है, यहां पर भी सुपरपोजिशन ही होता है, लेकिन किसका होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ठीक है, यहां पर भी सुपरपोजिशन होता है लेकिन वेवलेट्स का होता है किसके द्वारा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ठीक है। इसके बाद बात करें, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली इंटेंसिटी, इक्वल इंटेंसिटी, यहाँ पर जितनी भी फ्रिंजेस बनती है, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे जैसे यहाँ पे एक फ्रिंज बनी, यहाँ पे एक फ्रिंज बनी, यहाँ पे एक फ्रिंज बनी, यहाँ, तो बिल्कुल इक्वली और साथ में इक्वल इंटेंसिटी की होती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेगी वो कैसी बनेगी भैया, बीच वाली जो रहेगी, ये वाली, ये सबसे ज्यादा डार्क रहेगी, अब पूरा डार्क कर लेना आप लोग, पूरी डार्क रहेगी, पूरी डार्क, ठीक है। लेकिन आप लोग इससे ऊपर जाओगे तो इससे कम डार्क मिलेगी आपको, ठीक है, कम डार्क मिलेगी। इससे ऊपर वाली फ्रिंज, ठीक है, ये उससे कम डार्क मिलेगी, ठीक है, उससे फिर नीचे वाली उससे कम, फिर इस तरीके से धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, यहाँ पे बात करें, नीचे भी सेम यही फंडा आएगा कि ये इस तरीके से रहेगी, फिर ये वाली और कम हो जाएगी, फिर ये और कम हो जाएगी, फिर लास्ट में और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सभी सेम इंटेंसिटी की होती है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल वाली जो होती है हैज द हाईएस्ट इंटेंसिटी एंड अदर डिक्रीजेस रैपिडली। फ्रिंजेस आर इक्वली विड्थ, सबके बीच में इक्वल विड्थ होती है, लेकिन यहाँ पे इक्वल विड्थ नहीं होती है, ठीक है।
इसके बाद लास्ट हमारे पास है डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क। जो डार्क फ्रिंजेस होती है वो परफेक्टली डार्क होती है, लेकिन लाइट फ्रिंजेस यहाँ परफेक्टली सॉरी यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस इक्वली नहीं होती है, ठीक है, नॉट परफेक्टली डार्क। दिख रहा ना यहाँ पे जहाँ डार्क है ये कम डार्क है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हाइजेंस प्रिंसिपल बताओ भैया, डेफिनेशन बताओ वेव फ्रंट की, रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, और साथ में आपको प्रिंसिपल पूछा है सेकेंडरी वेवलेट्स का। तो वेव फ्रंट की बात करें, वेव फ्रंट क्या होता है, डायग्राम क्या होता है, समझा देता हूं मैं आपको फटाफट से। जैसे पानी अपने पास, ठीक है, ठहरा हुआ पानी है, उसमें आपने कंकर मारा, तो कंकर फेंका आपने, तो क्या होगा, इस टाइप के स्फेरिकल, इस टाइप से मतलब सर्कुलर फॉर्मेट में बनेंगे हमारे पास वेव फ्रंट्स। जैसे पानी में आपने मारा पत्थर, तो ऊपर से पानी में पत्थर फेंका, तो इस प्रकार से वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे। इसको ही बोलते हैं वेव फ्रंट्स। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम vibrating the locus of all the particles of a medium vibrating in the same phase at any instance is called wavefront। तो यहाँ पे अगर हम लोग पार्टिकल्स की बात करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस टाइप से पॉइंट बनाना, टुक 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 टुक, तो इनके जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सभी सेम सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, सेम फेज में ये वाइब्रेट करेंगे। इस टाइप से ये वाला वेव फ्रंट है, इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो पार्टिकल का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा हमारा, सभी पार्टिकल्स को आप लोग जोड़ते जाओ तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये वेव फ्रंट कलेक्शन ऑफ वेवलेट्स से तो है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे समझाता हूँ, ये वाला देखना, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये कर लेना, ऐसे ऐसे टिक 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 कर बना लेना सब, मैं बना के नहीं बता रहा हूँ आपको। ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को जोड़ते जाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा इस टाइप से। ऐसे यहाँ बना दिए, पॉइंट है, ये पॉइंट 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 पॉइंट, तो ये पॉइंट पॉइंट से क्या मिलेगा, एक वेव फ्रंट बन जाएगा आपका, ठीक है, जो कि सभी एक ही फेज में या फिर सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, मीडियम के अंदर। फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल शेप में बनाएगा और सभी डायरेक्शन में उसकी लाइट की इंटेंसिटी जाने वाली है। तो लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, इसलिए हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। वही वेव फ्रंट ही होता है, लेकिन स्फेरिकल शेप में बनता है वो, ठीक है। उसकी भी जो लाइट होती है वो सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, इस तरीके से सारी डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल, क्या बोलता है, अब यहां ध्यान से सुनना। एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, जैसे हमारे पास ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स जो हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट, ये सभी कैसा बिहेव करेंगे, ये पॉइंट्स कैसा बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे भैया, या फिर एक्ट करेंगे अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये चाहे तो अपने आप में और पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से, और अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक और नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, एक और नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू डिस्टर्बेंस, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ये सभी किसकी तरह बिहेव करेंगे, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस की तरह काम करेंगे, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोल सकते हैं। इन पॉइंट फिर हम लोग क्या बोल देंगे, सोर्स को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको वेवलेट्स बोलते हैं, और ये पूरा जो पॉइंट से मिलकर बने होते हैं उससे बोलते हैं वेव फ्रंट। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे देख लो, दिस वेव ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी सभी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, लेकिन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस डायरेक्शन में आपका प्रोपोगेशन मिल जाएगा। तो नीचे बात वो लिखी हुई है, इसको मैं क्लीन करता हूँ, नीचे देखना आप, नीचे ये बात लिखी हुई है, अ सरफेस टचिंग दिस वेव फ्रंट टेंजेंशियली, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। तो उस पोजीशन, मतलब आप ड्रॉ करोगे टेंजेंशियली तो आपको क्या मिल जाएगी, न्यू पोजीशन मिल जाएगी वेव फ्रंट्स की, ठीक है। ये सारा डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो, इस टाइप से आप लोग बना के आ जाना। ये आपका हो गया हाइजेंस प्रिंसिपल, डेफिनेशन, वेव फ्रंट, रे डायग्राम और प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोल रहा है भैया, डिराइव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, अभी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किया था, ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का है। हमें बताना है भैया, सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम बनाना ही बनाना है, उसको तो बना के आना। फिर आपको बताना है इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इमेज एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं।
सबसे पहले तो ये समझो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ हमारे पास एक लेंस होता है। लेट सपोज ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से रेज आई इस तरीके से और ये चली गई, यहाँ से रेज आई इस तरीके से चली गई, ठीक है, इस तरीके से चली गई। अब ध्यान से सुनना और सुनना 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 सुनना, यहाँ से हमारी ये तो मिलेगी नहीं अब, क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रही है, दूर दूर जा रही है, इस वजह से हम बोलेंगे इनको पीछे मिला लेते हैं। तो पीछे मिलाओगे तो आपको एक वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी कहीं यहाँ पर, ए डैश बी डैश, ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है, ये हमारे पास इमेज देखने को मिली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास इसकी इमेज बनी यहाँ पे, ये हमारे पास इमेज बनी। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, बीटा एंगल। इमेज वाला जो एंगल होता है, इमेज वाला, वो मेरा कहलाएगा बीटा एंगल। अब बात आती है अल्फा एंगल की, तो वहां ध्यान से सुनना, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल। अब अल्फा एंगल को कुछ इस प्रकार से हम लोग लेते हैं, अगर मान लो यही मैंने ले लिया, ये जो ए बी है, इसी को ही मैंने अल्फा एंगल ले लिया, तो मतलब क्या निकलेगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल हो जाएंगे। इस बेसिस पे हम बात करें तो इमेज हमारी सेम टू सेम बनेगी, बट ऐसा होता नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भैया, अल्फा और बीटा को अलग अलग बताने के लिए एक छोटा सा केस हम लोग हैंडल करते हैं कि हम हमारा अल्फा एंगल वहां बनाएंगे, ऑब्जेक्ट वहां रखेंगे जहां से हम उसे प्रॉपरली देख पाए, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। तो हम मान के चलते कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ए डबल डैश, ए डबल डैश और बी, बी डैश तो यहाँ लिखा हुआ, तो बी डैश बोल दो या फिर बी डबल डैश बोल दो, बात एक ही हो जाएगी। तो ए डबल डैश हमने बोल दिया, समझ में आया क्यों बोला, क्योंकि अगर हम लोग इसी को ले लेंगे, ये केस ले लेंगे, तो हमारा डेरिवेशन गलत हो जाएगा ना भैया। ये अल्फा एंगल आपने बोल दिया, बीटा भी यही है, तो बीटा और अल्फा इक्वल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या निकलेगा, मैग्नीफाई कैसे करा इसने, कुछ नहीं किया इसने तो फिर। तो इसलिए हमने ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को कुछ इस वहां पे रखा जहां पर हम इसे प्रॉपरली देख पाए, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इसको रख दिया हमने, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है भैया। तो इमेजिनरी हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब ये मेरे पास जो एंगल बना, ये बना मेरे पास अल्फा, ये मेरे पास बना बीटा एंगल, ये मेरे पास बना अल्फा एंगल, ओके। तो ये मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, रे हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, रे इस तरफ जा रही है, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इस तरह से, तो हम लोग इसे नेगेटिव में लेंगे, तो ये जाएगा माइनस डी। माइनस डी क्यों आया, समझ में आया। डी हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनस यू हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। यू तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बट माइनस यू इसलिए लगाया क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। चलो उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। इसको हम लोग ये छोटे एंगल से तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा। तो अब जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे आप 10 बीटा 10 अल्फा निकाल लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये और ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो ये हमने करा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, हमारे पास एक्सप्रेशन आया डी बाई यू, डी बाई यू, और ये हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। अब जो स्पेशल केसेस हैं वो लगा देते हैं हम लोग। स्पेशल केस की बात करें तो बोला गया है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे क्या होगा, तो लेट सपोज क्या जो हमारे पास होता है, जो केस हमें दे रखा है एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे अगर हम लोग रखेंगे तो इनफाइनाइट के लिए हमारे पास जो लेंस इक्वेशन होती है वो होती है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब बस इसी में आप लोग केस फंसा दो, ये इनफाइनाइट के लिए हो गया। अब बात करेंगे हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन की, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन एट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, v इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी, u इज इक्वल्स टू माइनस यू हो गया, ये वैल्यूज v और u की रख दो, माइनस डी माइनस यू, तो ये हो जाएगा माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u, d बाई डी प्लस 1/u, तो ये d से d कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया d बाई यू, m इज इक्वल्स टू हो गया d बाई f प्लस 1। समझ में आया, समझ में आया भैया, नहीं आया, क्या बोला गया हमसे, मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालनी है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, और साथ में इनफाइनाइट के ऊपर, ठीक है। दो हमारे पास केसेस हैं, तो पहले हमने बात करी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन की, तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंस इक्वेशन, इसको हमने यूज किया, ठीक है। तो लेंस इक्वेशन के अनुसार 1/f इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी प्लस माइनस 1/u, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए। डी हमारे पास क्या है,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, तो हम इसको डी लिखेंगे, इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गई। अच्छा भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। बस फिर इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। फिर अगर आपसे पूछे इनफाइनाइट के ऊपर, तो इनफाइनाइट मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो हमारी इमेज है वो इनफाइनाइट पे बन रही है। पहले हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही थी तो हमने यहाँ पे डी लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास इनफाइनाइट पे बन रही है तो हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे, यहाँ पे माइनस यू लिखेंगे। सॉल्व करोगे तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, समझ में आ जाएगी सारी चीजें आपको। सॉल्व करके देखना भैया, ऐसा नहीं है कि बस मैं ही सब कुछ करा दूं आपको, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। करना इसको प्रैक्टिस, इसको बनाना, ये चीजें मैंने बताई आपको, इस तरीके से करना, फिर ये करना, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत तो सहयोग मेरा भी करना पड़ेगा, आप सोचो सब कुछ मैं ही करा दूं, हल्का फुल्का हाथ तो आपको भी चलाना पड़ेगा। चलो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। When two thin lenses of focal length f1 and f2 are kept in contact, prove that their combination focal length is given by 1/f1, 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2। देखो भैया, इस बार हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है ये। हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे O1, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हमने O1 बोला है, ऑब्जेक्ट को बोल दो O ऑब्जेक्ट, हमारे पास पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। हमारे पास दो लेंस है इस बार, लेंस 1 और लेंस 2, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दो लेंस को हमने कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास जो लेंस एक्चुअल बना दोनों को कंबाइन करने के बाद उसको बोल दिया एल लेंस। एल लेंस क्या है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, L1 का और L2 का। L1 और L2 का कॉम्बिनेशन हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। सिंपल सी बात है यार, ये रह गई, यहाँ से गई, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ पे बननी चाहिए थी, बट ये जब इससे टकराई होगी तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये इमेज बन गई। यहाँ पे हमें फर्स्ट लेंस की वजह से यहाँ पे मिली, सेकंड लेंस की वजह से यहाँ पे मिली, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब बस जैसा हमने वहां पे किया था लेंस इक्वेशन में, यहाँ पे ये करना है। ये हमारे पास u हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v हो गई, और ये जो हमारे पास एक बार इसकी वजह से बनी थी इसको v1 बोल दो, काम ही खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपके जो चीजें हैं इनके बेसिस पे आपको चीजें बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मुला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u। तो पहले 1 के लिए फिर 2 के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 1 के लिए निकाला, 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u1। यहाँ पे v1 आएगा क्योंकि फर्स्ट की वजह से इमेज यहाँ पे बनी है, तो ये हमने v1 मान रखा है। बहुत सिंपल है यार ये, 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u1। अब यहाँ पे देख लो सेकंड वाले के केस में, ठीक है, सेकंड वाले केस में यहाँ पे f2 आ जाएगा, और यहाँ पे v1 की जगह पे v आ जाएगा, और u की जगह पे v1 आएगा, क्योंकि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इस सेकंड वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस होगी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है। हाँ भैया, तू मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, तेरी डिस्टेंस मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और ये मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस होगी मेरे इमेज की, ठीक है। तो बस ये पुट करा आपने, अब दोनों को जोड़ दो, बस दोनों को जोड़ोगे तो 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, और हमें पता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारे पास है 1/v1 माइनस 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला। तो हम इसे बोल सकते हैं डायरेक्ट 1/f1, तो बस इसको हमने बोल दिया 1/f1। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत सिंपल है, करके देखना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे सिंपल डेरिवेशन अगर कोई लेंस का होगा तो आपको यही मिलेगा, कुछ नहीं करना है, बट डायग्राम को डरना नहीं है। दो लेंस बनाना है, डिंग डिंग डिंग, यहाँ से लाइन गई तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे बनी, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया, काम ही खत्म। याद करना भी सिंपल है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, 4 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर करके भी आ सकता है। ये एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है भैया, यहाँ देखो, डिफरेंस बिटवीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द वॉयलेट कलर एंड द रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। तो वॉयलेट कलर और रेड कलर की, जैसे हमने यहाँ पे लाइट छोड़ी, लाइट हमारी 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, व्यूअर में। तो वॉयलेट कलर और रेड कलर के बीच का जो एंगल रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द वॉयलेट कलर एंड द रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। तो जो हमारे पास ये जो आया है, डेविएशन आया है वॉयलेट कलर और रेड कलर के बीच का, वो हमारे पास क्या है, वही हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन है, ठीक है। फॉर्मुला याद करना हो तो फॉर्मुला याद कर सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू a म्यू v माइनस 1। यहाँ पे v हमारे लिए वॉयलेट कलर के लिए है, यहाँ पे r कलर के लिए है, वॉयलेट में से r को माइनस करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो आप चाहे तो इतना भी याद कर लो, आप चाहो तो पूरा याद कर लो। फिर हमारे पास है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर देख के समझ में आ रहा है, ये रेशो होता है, किस का रेशो होता है, रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा से रिप्रेजेंट किया था, एंगुलर डिस्पर्जन टू द डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय द येलो कलर। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द येलो कलर। तो येलो कलर के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस, उसको बोल देते हैं समीशन वाई, और ऊपर हमने थीटा ले रखा है। बस अगर चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, नहीं करोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। देख लो, थोड़ा सा हाथ पांव चला लो यार भैया,
लिख लो इसको, जिसको नोट करना है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको लिखते जाओ इनको, क्योंकि यार याद तो करनी पड़ेगी कुछ चीजें हमें। ठीक है, अगर हमसे 2 नंबर में पूछे तो डायग्राम बना दो, इतना लिख दो, इतना भी काफी है, क्योंकि हमसे बोला नहीं था कि आप ये चीज बनाओ, लेकिन हमने एक्स्ट्रा बना दी है। तो ये चीजें हैं, जितना आपसे हो जाए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वैसे आ रखा है 24 में, 22 में, 21 में, 19, 17 में, बट फिर भी 25-26 एग्जाम के लिए इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है। करना चाहो तो कर लो, मैंने इंपॉर्टेंट में आपको दे रखा है, और करना चाहिए, कुछ खास इसमें है नहीं यार। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है भैया, डेविएशन वॉयलेट कलर और रेड कलर के बीच में, और ये क्या होता है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर, ये हमारे पास रेशो होता है किस किस के बीच में, एंगुलर डिस्पर्जन के बीच में, और नीचे हम लोग लेते हैं डेविएशन ऑफ येलो कलर, बस और क्या। चलो अगला हम लोग देखते हैं, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। ऑप्टिकल फाइबर भैया, वैसे तो ये भी क्वेश्चन काफी मुश्किल है कि आपको 26 के एग्जाम में देखने को मिले, बट फिर भी आपको इसका ओवरव्यू होना जरूरी है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक डिवाइस होता है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, दैट कैन ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद मिनिमम एनर्जी लॉस। तो भैया इसका सबसे मेन काम यही होता है, जो समुद्र के अंदर तार बिछी हुई होती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंटरनेट आता है, वो जो फाइबर होते हैं वो यही तो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो कि लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं इस टाइप के, और यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके ढांचे की, संचय की, बोले तो डायग्राम की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की। देखो ये हमारे पास होता है मेन, यहाँ पे हमारे पास ये चीज होती है हमारी मेन, जिसको बोलते हैं कोर। ये होता है क्लेडिंग, क्लेडिंग के ऊपर कोटिंग, कोटिंग के ऊपर स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन के ऊपर आउटर जैकेट। ठीक है, कोर क्या होता है, द इनर मोस्ट सिलेंडर वेयर द लाइट ट्रेवल्स, लाइट हमारी एक्चुअल में यहाँ ट्रेवल करती है। इट इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास और प्लास्टिक कैसे बनाया जाता है, देखो इनका जो काम है ना, ये बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम है। ठीक है, मेन हमारा काम यहाँ पे कोर में होता है, बाकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लेडिंग द लेयर सराउंडिंग द कोर, कोर को सराउंड करने वाली को क्लेडिंग बोलते हैं। इसके बाद कोटिंग क्या होती है, अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, ऑफनली प्लास्टिक की बनी होती है, कवरिंग द क्लेडिंग, ये क्लेडिंग को कवर करके रखती है। अब स्ट्रेंथ में हमने इसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अ लेयर मेड ऑफ टफ मटेरियल लाइक केवलर और स्टील स्ट्रेंथ्स, तो इसकी बनी होती है, जो किसको कवर करके रखती है, कोटिंग को, क्लेडिंग को, कोर को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर लास्ट में आती है हमारे पास आउटर जैकेट। ठीक है, तो द आउटर मोस्ट विजिबल लेयर जो हमें दिखती है एक्चुअल में, वो ये दिखती है, ये तो सब अंदर होती है, तो ये आउटर जैकेट हो गई, ये प्रोटेक्ट करती है सभी कंपोनेंट को। तो ये आप लोग लिख के आ सकते हो। हाँ भैया, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन इज द मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है फिर हमें बताना है, व्हेन इज द मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन देख लो भैया, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर, around the sharp corner of an obstacle or a aperture, and its entry into the region of geometrical shadows called diffraction। देखना भैया, यहाँ पे हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट चली, यहाँ से चली, अब यहाँ पे शार्प कॉर्नर से ये टकराई, शार्प कॉर्नर से ये टकराई, तो इसी वजह से क्या होगा, लाइट बैंड हो गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइट हमारी बैंड हो गई कुछ इस तरीके से। ये हमने अपर्चर ले रखा है, कुछ भी आप लोग ले सकते हो जो इसको रोक सके लाइट को इस तरीके से। तो जितना छोटा यहाँ पर होगा होल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्प्लिशन जितना कम होगा हमारे पास, उतना ही ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलेगा, या फिर बेंडिंग देखने को मिलेगी लाइट की। ठीक है, बेंडिंग। चलो बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल ऑफ एन अपर्चर और एन अपर्चर। ऑब्स्टेकल या अपर्चर एक ही बात होती है, कुछ भी रुकावट की चीजें। its entry into the region of geometrical shadow is called diffraction। और यहाँ पे जो हमारे पास फ्रिंजेस बनेगी, उसकी बात मैंने आपको बता दी थी कि हमारे पास जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके कम इंटेंसिटी की हमें फ्रिंजेस देखने को मिलती है। उसके बाद और क्या पूछा है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की कंडीशन याद कर लेना, ये हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेलुस लॉ, या मेलिस लॉ जो बोलना है आपको बोल सकते हैं। क्या बोलता है भैया ये नियम आपसे बोलता है, कि अगर आपके पास कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको आप इंसिडेंट कराते हो किसके ऊपर, एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट कराते हो, द इंटेंसिटी I is directly proportional, the intensity of light transmitted from the analyzer is directly proportional to the square of cosine, मतलब cos theta
ऑफ थीटा, और थीटा क्या बताएगा यहाँ पे, एंगल बताएगा ट्रांसमिशन एक्सिस का और साथ में बताएगा एनालाइजर के बीच का। ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल रहेगा वो हमें थीटा बताएगा। भैया समझ में बिल्कुल नहीं आया, फिर से समझाओ एक बार और ध्यान से सुनिएगा भैया। हमें बोला गया है व्हेन अ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंटेड, प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए हमारे पास जो सूरज से रोशनी आती है, लाइट आती है, वो किस फॉर्म में आती है, वो अनपोलराइज्ड लाइट के फॉर्म में आती है, मतलब वो वाइब्रेट करेगी सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में। ठीक है, ये लाइट का पार्टिकल है, ये इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, इस प्रकार से सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। अब मैंने बोला कि ये तो है अनपोलराइज्ड लाइट, इसको पोलराइज्ड बनाओ, एक डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होना चाहिए, इस प्रकार से इसका वाइब्रेशन होना चाहिए, इस प्लेन में इसका वाइब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप यहां लगाओगे अपना पोलराइजर। पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बना देता है। तो आप जब इसको इसमें से पास कराओगे तो अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड बन जाएगी। तो बात यहां पे है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी कितनी मान ले, आई मान ले। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी हमने आई मान ली। अब इसको आप क्या करो, आप इसको पास कराओ भैया, इसको आप पास कराओ इस प्रकार से। ये है ना, इसको मैं हल्का सा झुका दिया इस तरीके से, यहाँ पे देखो डायग्राम में सही से बना नहीं है, लेकिन इसको मैंने इस तरह से झुका दिया है। ये मेरे पास पोलराइजर था, पोलराइजर को हल्का सा मैंने झुका दिया है। अब ये पोलराइजर जो है ना, इसको एनालाइजर हम लोग बोलेंगे, एनालाइजर बोलेंगे, एनालाइजर। क्यों बोलेंगे, पोलराइजर और एनालाइजर में क्या डिफरेंस है, पोलराइजर और एनालाइजर में डिफरेंस इतना सा है कि एनालाइजर जो होता है वो काम पोलराइजर वाला करता ही है भैया। वो क्या करेगा, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे जो इंटेंसिटी होगी उसको एनालाइज भी कर पाएगा, कितनी इंटेंसिटी से हमारी लाइट आ रही है। तो इंटेंसिटी को एनालाइज करने का काम कौन करेगा, एनालाइजर करेगा। तो एनालाइजर से जब इसको पास करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एनालाइजर को पास करेंगे तो हल्का सा एनालाइजर को हम लोग टिल्ट कर देंगे। ठीक है, टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एंगल बनेगा हमारे पास थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल हमारे पास है, थीटा एंगल ये बोला जा रहा है, थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ द पोलराइजर, एंड द एनालाइजर। ठीक है, इनके दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा होगा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा। बस ये किसने बोला, ये मेलियस भाई साहब ने बोला। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर थीटा। अब अगर आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन cos स्क्वायर थीटा आ गया। आई क्या है हमारे पास, आई नोट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। चलो, ये हमारे पास हो गया मेलियस लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 24, एस्टेब्लिश द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो आपको यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताना है किसके थ्रू, हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू। चलो भैया देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए हमारे पास दो रेज हैं, रे वन रे टू। ये इंसिडेंट करी कहां पर, ये इस पर आके इंसिडेंट करी यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास एयर मीडियम है, मतलब रेयर मीडियम है, नीचे हमने डेंसर मीडियम ले लिया, पानी वानी ले सकते हो आप लोग। तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फॉर्म में होगी, वेव्स बनाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें वेव के थ्रू बताना है ना, मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू प्रूव करना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वेव नेचर शो हो रहा है। अच्छा भैया, तो वेव नेचर मतलब यहाँ पे वेवलेट्स, वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो ये हमारे पास वेव फ्रंट हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहाँ पे हमारे पास वेव फ्रंट हो गया रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट। ठीक है, रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई होगी तो एंगल यहाँ पे आई बनाया होगा परपेंडिकुलर के साथ, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से रे ऑफ लाइट आई होगी, इस प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा डेविएट हुई होगी, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बनेगा, लेकिन यहाँ से डेविएट हुई तो एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा। इस तरीके से हल्की सी इस तरफ ही झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस तरीके से बना। अच्छा, ये एंगल आर है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, आर होगा। देख सकते हो आप लोग सभी, ये 90 डिग्री, यहां से यहां तक का 90 डिग्री, ये देखने जाओगे तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब मैंने यहां से बीच में से लाइन खींची हुई है प्लेन,
ये इस टाइप से यहाँ से बीच में से लाइन है, तो ये जो एंगल है ये आर है, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा, ये भी आर होगा। ये पूरा 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपस में अपने 90 डिग्री है, तो 90 में से ये जो हमारे पास एंगल बचेगा ये कितना बचेगा, 90 माइनस आर बचेगा। 90 माइनस आर को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 90 माइनस 90 प्लस आर, तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये एंगल हमारे पास आ गया आर एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो मेन चीज हमारे पास है ए बी, ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है, ये भी हमारा वेव फ्रंट है डीसी। ठीक है, जो एक वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट में है, मतलब ऊपर है तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये चल रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलो उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे देखो, आगे ये है कि ए से डी तक इसने यहाँ तक ट्रेवल किया, इसने यहाँ तक ट्रेवल किया। डिस्टेंस आपको ज्यादा कौन सी दिख रही है, एक एडी है, एक हमारे पास बीसी है। ठीक है, एडी एंड बीसी। लेट सपोज यहाँ पे दोनों में टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा हमारे पास। इसको यहाँ तक ट्रेवल करने में, इसको यहाँ तक ट्रेवल करने में टी टाइम लगा। अगर दोनों को टी टाइम लगा और डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये तेजी से भागा होगा, थोड़ा कम भागा होगा, ये धीरे धीरे भागा होगा, ये तेज भागा होगा। हमें पता ही है कि एयर के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो ज्यादा होती है और हमारे पास डेंसर मीडियम में कम होती है। तो यहाँ पे हम लोग v1 मान लेते हैं, यहाँ पे v2 मान लेते हैं, स्पीड को या फिर वेलोसिटी को। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये बीसी इसको माना ना, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी v2 हो जाएगी और टाइम हमारे पास सेम रहेगा t। तो ये हमने एडी और बीसी निकाल लिया, एडी एंड बीसी निकाल लिया। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, साइन आई और साइन आर निकालेंगे, और ये वैल्यू ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये आपने एडी और बीसी निकाल लिया, बीसी और एडी। अब साइन आई निकालेंगे, साइन आर निकालेंगे। साइन आई क्या है, बीसी बाई एसी। साइन आई हमारे पास हो गया ये परपेंडिकुलर। ठीक है, पीएच होता है ना परपेंडिकुलर अपन, साइन थीटा क्या होता है भैया, साइन आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, बीसी हो गया, और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया एसी। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से साइन आर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एडी बाई एसी आ जाएगा, यहाँ पे एडी बाई एसी आ जाएगा। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो। तो साइन आई साइन आर v1 बाई टी ए सी, v2 बाई v2 टी बाई ए सी। अब क्या करेंगे, साइन आई को साइन आर के अपॉन में लिखेंगे, तो यहाँ से ए सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि v1 टी बाई v2 टी। अब टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास v1 v2। तो v1 बाई v2, v1 बाई v2 ये क्या होता है, ये कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन करता है। किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो रिप्रेजेंटेशन करता है, v1 बाई v2। तो बस वही चीज हमने लिख दी कि v1 बाई v2 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, और ये हमारे पास स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करना, इसको देख देख के सब कर लोगे आप लोग। वीडियो लंबा ना बन जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट से देखो यहाँ पे, एस्टैब्लिश द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v फॉर अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के लिए हमें प्रूव करना है भैया, मिरर फॉर्मूला निकालना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है। फटाफट से डायग्राम देखेंगे, कॉपी पेन निकाल लो भैया, कॉपी पेन सब निकाल लेना। तो ए बी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई, हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से इसने टच किया तो कहाँ से पास करेगी, पैरेलल लाइन पास करती है फोकस से, फोकस से निकल गई, यहाँ से सेंटर से पास कर देते, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे निकल गई। तो दोनों मीट कहाँ पे करी होगी, मीट करी होगी कहीं यहाँ पे, यहाँ पर मीट करी होगी। तो ये हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश। तो ये जो मीट करी है यहाँ पे हम लोग इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे पास ए डैश बी डैश बनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब पॉइंट्स के नाम हमने दे दिए, ये हमारे पास ए बी, ए डैश बी डैश है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, ये फोकस हो गया एफ। ठीक है, इसका नाम आप लोग दे दो क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस। और ये एस और पी होता है, एस और पी बहुत पास पास रखे होते हैं, तो आगे चल के हम लोग एस को पी बोल देंगे। ठीक है, एस को हम लोग पी बोल देंगे। ओके, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यूपी, क्यूपी या क्यूएस जो है हमारे पास ये है, ये और ये दोनों बराबर है, तो आप क्यूएस को लिख सकते हो क्यूपी, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्यूएस को क्यूपी भी बोल सकते हो, ये बहुत पास पास होते हैं। और क्यूपी को भी आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये हमारे ए बी के बराबर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी हमें। ठीक है, डायग्राम में जो देख देख के हमें समझ में आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब समझते जाना, डायग्राम समझ में आ गया, अब समझना क्या करने वाले हैं हम लोग।
हम लोग दो ट्रायंगल यूज करेंगे दो बार। पहले तो ये ट्रायंगल देखो, ये और ट्रायंगल देखो ये दोनों ट्रायंगल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कैसे ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स है, क्योंकि ए बी और यहाँ से ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल बी है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, दोनों में बी बन रहा है। उसके बाद एंगल सी और एंगल सी दोनों बराबर है, ये एंगल सी यहाँ से और ये सी यहाँ पे, ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, दोनों की साइड्स को एक दूसरे के अपोन में रख लेंगे। ए बी के अपॉन में ए डैश बी डैश और बी सी के अपॉन में बी डैश सी डैश। ठीक है, बी डैश सी रख लेंगे। तो ए बी के अपॉन में ए डैश बी डैश और यहाँ पे यूज करेंगे बी डैश में बी सी के अपॉन में बी डैश सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने एंगल क्राइटेरिया से लगा दी। उसके बाद सेकंड हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे, दो ट्रायंगल फिर से यूज करेंगे, क्यू एस एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो ये ट्रायंगल यूज करेंगे क्यू एस एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो यहाँ से वही काम करेंगे, क्यू एस के अपॉन में ए डैश बी डैश रखेंगे और एस एफ के अपॉन में रखेंगे एफ एफ बी डैश को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैंने जो आपसे बोला था कि क्यूएस को हम लोग क्यूपी के बराबर ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूपी और एस को हम लोग पी के बराबर ले सकते हैं। और फिर बाद में हम बोलेंगे कि ये जो साइड है, ये साइड इसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो क्यूपी को या क्यूएस को हम लोग ए बी बोल सकते हैं। तो हमने फिर आगे यही किया है। ठीक है, हमने आगे यही किया है। ये देख लो, क्यूएस को हमने ए बी के बराबर बोल दिया, तो ए बी बाई ए डैश और पी एफ बाई बी एफ। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों में, दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर रहेगा, तो राइट हैंड साइड भी हम लोग लिख सकते हैं एक दूसरे के इक्वल में। अब यहाँ पर हमने इक्वल रख दिया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है हमारी कहानी। ठीक है, देखना ये और ये, इन दोनों को हमें किसके फॉर्म में लिखना है? यू वी एफ, यू वी आर के और एफ ले लो आप लोग साथ में, इनके इनके फॉर्म में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? यू वी आर एफ के फॉर्म में। जरा ध्यान से देखो, इनके फॉर्म में हमें इनकी वैल्यूज को लिखना है। डिंग 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 डिंग, यहां पर ध्यान देना। यहाँ पे ये हमारे पास है बीसी। बीसी को हम लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी। क्यों लिख सकते हैं? अब मैं डायग्राम ऊपर बना हुआ, ध्यान से देखना। बीसी को मैं लिख रहा हूँ पीबी माइनस पीसी, बीसी को लिख रहा हूं मैं पीबी माइनस पीसी, बीसी को लिख रहा हूं मैं पीबी माइनस बीसी। अब जरा डायग्राम में आओ वापस से, ये है बीसी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पीबी देखो, ये हमें बीसी है यहाँ पे, यहां तक बीसी, बीसी को मैं लिख सकता हूं पीबी पीबी माइनस पीसी। तो ये मेरे पास बीसी निकल जाएगा यहां से यहां तक, यहां तो यहां तक निकालना है, तो आप पूरे में से इतने इतने को हटा दो, इतने इतने को हटा दो, तो ये बच जाएगा आपके पास। तो वो चीज मैंने यहाँ पे करी हुई है। ओके, जरा ध्यान से देखो यहाँ। ठीक है, पीबी माइनस पीसी। अब इसी प्रकार से बी डैश को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पी डैश बी, और पीएफ को पीएफ लिखेंगे, बीएफ को हम लिख सकते हैं पीबी माइनस पीएफ। और अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ध्यान रखना सभी वैल्यूज नेगेटिव में आएगी, सभी वैल्यूज नेगेटिव में आएगी। जैसे यू हमारे पास है, तो यू को माइनस यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारी रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से जा रही है और हम लोग जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, ये सभी उल्टी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए साइन आएगा नेगेटिव का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सभी जगह पे नेगेटिव साइन पुट करना है आपको। यहाँ पे फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर ये माइनस माइनस फिर माइनस प्लस। अब फिर इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पे आप लोग फाइंड करोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। करके देखना, बहुत सिंपल है यार, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जो मेन मेन चीजें थी मैंने सारी आपको बता दी, बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। कर लोगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। एक बार ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आया तो एक मैं वीडियो लेकर जाऊंगा जहाँ पे सारे डेरिवेशन करा दूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, नहीं तो बहुत सारे बच्चे देखते नहीं है। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में दो ट्रायंगल लिए, दोनों को सिमिलर बताया, दोनों की साइड्स को एक दूसरे के अपोजिट रख दिया, मतलब अपोन में रख दिया। फिर यहाँ पे बात करी तो इनमें भी वही काम किया कि इसकी साइड को इसके अपोन में रख दिया, ये साइड को इसके अपोन में रख दिया, बात खत्म। ये काम करने के बाद हमने बोला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 3 से हमने ये चीज लेके आ गए, फिर इनकी वैल्यूज पुट करी और कैंसिल कर पुरा के हमारे पास एक्सप्रेशन आया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 26वां हमारे पास है, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम अगर हमको प्राप्त करना है तो हमारे पास तीन कंडीशन होती है कि हमारे पास पहला आता है द स्लिट,
ये जो स्लिट होती है हमारे पास पतली सी, ये कैसी होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन आती है मिनिमम डेविएशन, हमारे पास यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन आता है फोकसिंग लेंस, हमारे पास यहाँ पे फोकसिंग लेंस होना चाहिए। ये तीन कंडीशन होती है प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की। द स्लिट थ्रू विच लाइट इज इंसिडेंटेड मस्ट बी नैरो, बहुत पतली होनी चाहिए यहाँ पे स्लिट। उसके बाद द प्रिज्म मस्ट बी प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, और प्रिज्म को इस प्रकार से रखना है कि वो मिनिमम डेविएशन शो करे। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस मस्ट बी यूज्ड टू फोकस द रे emerging from the prism so that the image of the different color are formed at different position of the screen। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें फोकसिंग लेंस को यहाँ पे रखना है, तब जाके आप प्योर स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त कर पाओगे सातों कलर का। चलो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर हमारे पास 28वां क्वेश्चन, राइट एनी 4 कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 4 कंडीशन बतानी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। सबसे पहली कंडीशन है भैया कोहेरेंट सोर्सेस, आपके पास कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए, दे शुड बी मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ताकि हमारा कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहे। फिर हमारे पास है द टू सोर्सेस शुड बी इमिट लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड या फिर आप बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ द टू वेवलेंथ शुड बी नियरली इक्वल, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड हमारा बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। टू सोर्सेस शुड बी वेरी क्लोज, अब दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए, दोनों वेरी क्लोज रखे हुए होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, ये आपकी 4 कंडीशन हो गई किसकी, इंटरफेरेंस की। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है हमसे, एस्टैब्लिश द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर द थिन लेंस 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r। ये इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमें ये प्रूव करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस म्यू बाई वी माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। तो चलो इसको प्रूव करते हैं फटाफट से, और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये। देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा, वो ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम, ये मेरे पास रेयर मीडियम, इतनी बात समझ में आई, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम। यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कहीं पर है, तो ऑब्जेक्ट ने इंसिडेंट किया यहाँ पे इस सरफेस के इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट किया। अब यहाँ से इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेयर मीडियम है, यहाँ डेंसर मीडियम है, तो ये हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो पहले नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं, ये नॉर्मल हमारी बन गई। ठीक है, नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हमारे पास क्रिएट होगी, तो ये जो नॉर्मल रहेगी इसकी तरफ बेंड हो जाएगी ये, तो ये एंगल जो बनेगा ये आर बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ ये मेरे पास आई बनेगा। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास आई एंगल बनेगा, ये आर बनेगा। ये अगर आर होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी आर बनेगा। ये जो हमारी इमेज थी जो इस तरह से बेंड हो गई इस तरफ, तो इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे हमारे पास इमेज कहीं यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, रे ऑफ लाइट हल्की सी इधर बेंड हुई, अब ये मिलेगी तो कहीं पे है नहीं, हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे इसकी वर्चुअल इमेज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे हमें कहीं पर इमेज देखने को मिलेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारी इमेज देखने को मिलेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एंगल का नाम दे दो अल्फा, बीटा और गामा, या फिर ओमेगा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, एंगल के नाम हमने दे दिए, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब छोटे एंगल्स की हम लोग बात करें, ठीक है, छोटे एंगल्स की हम लोग बात करें तो हम लोग साइन आई को आई लिख सकते हैं, आर को आर लिख सकते हैं। तो आई बाई आर लिखा हमने, आई बाई आर लिखा, तो म्यू इज इक्वल टू आई बाई आर। इस तरह से आई हम लोग बोल देंगे म्यू बाई आर। ठीक है, अब देखो हमें आई निकालना है, आई निकालना है, आई इक्वल टू आई और आर निकालना है। तो आई और आर कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, आई और आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को आप लोग इक्वल रख लो, अल्फा बीटा गामास हमारे पास जो है उनको आप लोग लिख लो। तो ये हमारे पास अल्फा था, ये हमारे पास बीटा था, ये हमारे पास गामा या फिर ओमेगा था। तो अल्फा क्या होता है, मतलब ये जो एंगल्स होते हैं इनको क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस यही होता है, मैं क्लास 10th में यही तो पढ़ा था, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क क्या होगी, ये सब, ये आर्क बनेगी, ये आर्क होगी और ये रेडियस हो गई। तो हम वो बात करें अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए हमारे पास आर्क क्या होगी, आर्क हमारे पास होगी क्यूपी, क्यूपी हमारे पास आर्क होगी, क्यूपी हमारे पास आर्क होगी। और रेडियस क्या होगी भैया हमारे पास, रेडियस हमारी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक सीपी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बाकी की देख लो, बीटा की क्या रहेगी, बीटा के लिए भी आर्क ये बनेगी, यहाँ पे यहाँ से बीटा निकल रहा है तो बीटा के लिए आर्क ये बनेगी और रेडियस ये बनेगी, और गामा के लिए यहाँ पे आर्क ये बनेगी, रेडियस ये बनेगी। ठीक है, तो आर्क तो सबकी सेम रहेगी, क्यूपी क्यूपी क्यूपी, रेडियस सीपी आईपी ओपी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास आर निकालने का काम बचा है। अब आर निकालने के लिए ध्यान से सुनो, हम हमारे पास यहाँ पे आर यहाँ पे अल्फा एंगल है,
यहाँ पे आर है हमारे पास और ये बीटा है, ठीक है। तो सी क्यू आई को जरा ध्यान से देखो, सी क्यू आई को, यहाँ पे हमारे पास एंगल है अल्फा, यहाँ पे हमारे पास है आर एंगल और यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है बीटा। तो हमें पता है दो इंसिडेंट एंगल का जब सम करेंगे हम लोग, ठीक है, इंटरनल एंगल्स का सम करेंगे तो किसके इक्वल आता है, बाहरी एंगल के। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास एक बना फॉर्मूला। अब देखो इससे आप लोग आर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बीटा दिक्कत दे रहा है, उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। एक और तरीके से आप आर देख सकते हो क्या, आर नहीं आई देख सकते हो क्या, हाँ आई अब देख लो, आर तो आपने निकाल लिया, आई देख लो। अब आई निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, ये वाला ट्रायंगल को यूज करोगे, या ये इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा क्यू ओ सी। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे हमारे पास एंगल है अल्फा, ये हमारे पास पूरा एंगल है आई और ये बाहरी एंगल हमारे पास है ओमेगा। तो फिर से वही बात हो जाएगी, अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, आर की भी आ गई और आई की भी आ गई। तो हमारे पास आर की इक्वेशन ये आई की इक्वेशन ये आई। बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर, आई और आर के अंदर, ठीक है, आई और आर। तो हमने जो निकाला था ये स्टार इक्वेशन, इसमें आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये म्यू आर इज इक्वल्स टू आई था हमारे पास, तो हमारे पास म्यू तो वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आई आ जाएगा। तो हमने निकाला क्या है भैया, हमने आर ये निकाला है, आई ये निकाला है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आई हमारे पास आर हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आर आ गया। अब हम लोग आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा माइनस अल्फा। अब हमारे पास बीटा अल्फा ओमेगा अल्फा ये सब हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये इनकी वैल्यूज को पुट कर दो भैया। तो बीटा हमारे पास कितना दे रखा है, क्यू पी आई पी, अल्फा कितना दे रखा है, क्यू पी सी पी इक्वल्स टू ओमेगा कितना दे रखा है हमें, क्यू पी ओ पी, अल्फा कितना दे रखा है हमें, क्यू पी सी पी। ध्यान से देख लो एक बार और, बीटा हमारे पास है क्यू पी आई पी, अल्फा हमारे पास है क्यू पी सी पी, ओमेगा हमारे पास है क्यू पी ओ पी, यहाँ पे अल्फा फिर से हमारा बजाय क्यू पी बाई सी पी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब सभी जगह पे क्यू पी कॉमन कॉमन ले लो, क्यू पी कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ओमेगा 1 बाई आई पी माइनस 1 बाई सी पी, ठीक है। इधर से भी आप लोग क्यू पी कॉमन ले लोगे तो हमारे पास बचेगा 1 बाई ओ पी माइनस 1 बाई सी पी, ठीक है। तो ये क्यू पी से क्यू पी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा म्यू 1 बाई आई पी माइनस 1 बाई सी पी 1 बाई ओ पी माइनस 1 बाई सी पी। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, ये जो वैल्यूज है इनकी वैल्यूज पुट करनी है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है और बस सॉल्व कर देना है। चलो मैं आपको फटाफट से इनकी वैल्यूज बता देता हूँ। हमारे पास आई पी सी पी ओ पी सी पी, इनकी वैल्यूज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे वैसे लिख दी मैंने वी आर यू यू आर, लेकिन आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, काफी ईजी है। अरे महाराज होन इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास रेडियस रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगी, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मतलब हमारे पास जो OP आएगा, OP क्या रहेगा, ये हमारे पास u रहेगा, ठीक है। अब देखो रे ऑफ लाइट हमारी कुछ इधर जा रही है, इस तरीके से जा रही है ना, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और हम लोग डायरेक्शन ऐसे मेजर कर रहे हैं। जितने भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो सभी नेगेटिव में आएगा, तो OP हमारे पास माइनस यू हो जाएगा। फिर हमारे पास IP हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, IP हमारे पास माइनस वी हो जाएगा। IP के बाद हमारे पास नेक्स्ट है CP, CP हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, माइनस R हो जाएगा। तो बस ये वैल्यूज आप लोग पुट कर दो यार, ठीक है, ये वैल्यूज आप लोग पुट कर दोगे। तो IP CP OP CP ये वैल्यूज आप लोग पुट करो माइनस 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 के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग करोगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा, ठीक है, ये वाला। और इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना, इसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और डेरिवेशन भी हमारे बहुत सारे इसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखते हैं। तो कैसे याद करोगे, म्यू माइनस 1, फिर यहाँ लिखोगे म्यू माइनस 1, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगाओगे इस तरीके से, ये वी यू आर वी यू आर वी यू आर वी यू आर वी यू आर, म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1 वी यू आर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करेंगे।
चलो भैया, ठीक है। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यह है कि वीडियो आपने पूरा देख लिया, अब यही क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बिल्कुल लिख लिख कर सारे डेरिवेशन करेंगे। हमने लगभग सारे डेरिवेशन कवर कर लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम है भैया, बस बैठो आराम से, जितना भी मैंने कराया है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, सबको अच्छे से आप लोग याद करो, लिख लिख के याद करो, पढ़ पढ़ के याद करो, समझ समझ करो, जैसा करना वैसे करो, लेकिन अब बस बैठ के अपने सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, चलिए भैया, ये था इस वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।